रुको, तो इसमें ना इसको एक बार सेव कर देता हूँ, करते हैं 1 मिनट। वेट करो, सबका डाउट हो जाएगा। जब तक डाउट खत्म नहीं होगा तब तक क्लास चलती रहेगी, इसलिए थोड़ा वेट करो, सीखने को भी मिलेगा। सो अभी इनका क्वेश्चन आपको ओपन करते हैं ना, जो भेजा है आपने। सो 1 मिनट। स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट गेट है ना, ठीक है। तो क्वेश्चन बताइए इसमें, क्या क्या डाउट है क्वेश्चन। 26 नंबर। ठीक है, चैट में लिख दो, मैं देख लूंगा, है ना। आप चैट में जस्ट क्वेश्चन नंबर एंटर कर दो, मैं देख लूंगा उसमें। 16 ना, ठीक। तो ठीक है ना, 1 बाय 1 ही सॉल्व होगा, तो बाकी लोग थोड़ा वेट करो। सो देखो जी, तो इसमें जो है 16 में कि x be a random variable having Poisson distribution with log 2। सर ये नहीं था, एक सेकेंड। ये नहीं है तो दूसरा पीडीएफ खोल दिया क्या मैंने, ऐसा है? चेक कर लो। जो तो चलो दूसरे बच्चे का डाउट बता देते हैं। तो अच्छा, इनका ये था, ओके ओके, मैं समझ गया। तो ये किसी और का था शायद, ये उनका रैंडम वेरिएबल गेट। ओके ओके, ये दूसरा है। ठीक है, मैं देखता हूँ, 1 मिनट शायद। तो ये था इसका, है ना, ये वाला है जी। तो देखो, आई थिंक सर इसका ये तो नहीं है। नहीं नहीं, ये कौन सा पीडीएफ है? पीडीएफ का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, यही है ना। बाद में आपने यही भेजा है ना, गेट हाँ का, हाँ जैम हाँ, का, है हाँ यही है। यही है ना। तो इसमें 16 है। तो हेडिंग देख लो ना, अलग अलग नाम का पीडीएफ है तो। सो ठीक है, ये क्वेश्चन है ना, ओके। तो ये तो हम्म तो ये डायरेक्ट क्या कह रहा है, एक्स बी ए पॉजिटिव वैल्यूड कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल विथ फाइनाइट मीन, ठीक। तो एक पॉजिटिव वैल्यूड कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, तो ऐसे बहुत सारे हैं। सर एक्सपोनेंशियल ले लेंगे ना एक्स को। कोई भी ले सकते हैं आप, पॉजिटिव वैल्यूड है, मैं एक्स को यूनिफॉर्म 0 1 भी ले सकते हैं, एक्सपोनेंशियल भी ले सकते हैं,
ये भी है, तो वो भी ऑप्शन है मेरे पास। मैं तो सभी, क्योंकि ऑप्शन डिस्कार्ड करूंगा मैं, है ना, प्रूफ करने के बजाय विल ट्राई टू डिसप्रूफ, ठीक है। तो जो आप कह रहे हो वो भी सही है, एक्सपोनेंशियल हम लैम्डा भी ले सकते हैं, या एक्सपोनेंशियल 1 ले लो फॉर द टाइम बिंग, ऐसा है। अब कह रहा है y जो है वो बॉक्स x है, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x है। तो अगर एक्सपोनेंशियल 1 है तो ग्रेटेस्ट ज्योमेट्रिक इंटीजर फंक्शन ऑफ x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? ज्योमेट्रिक 1 माइनस e टू द पावर माइनस 1। हाँ, ज्योमेट्रिक 1 माइनस ई की पावर -1। और ये चूंकि एक्सपोनेंशियल है, यहाँ 0 से इन्फिनिटी है, तो y का सपोर्ट 0 1 2 वाला होगा। एक तो ये है, और दूसरा मैं अगर इसके थ्रू जाता तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता, तो ये डिजेनरेट एट 0 हो जाता, नहीं? सो दोनों रास्ते हैं, आप कोई भी एक लेके चलो। तो मेनली क्या है, डिस्कार्ड करें तो आसान एग्जाम्पल चुनेंगे तो बेटर रहेगा ना। तो अभी के लिए मैंने x अगर यूनिफॉर्म 0 1 ले लिया, तो ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ x डिजेनरेट एट 0 हो गया। तो इसी के थ्रू ट्राई करके देखते हैं, फिर हम इस पे आएंगे, उसको भी कर सकते थे बट इसके थ्रू करते हैं। तो अब x और y को कंपेयर करना है, तो x 0 1 था और y डिजेनरेट एट 0 है, तो x तो कॉन्टिन्यूस यूनिफॉर्म 0 1 है और y डिजेनरेट एट 0 है, मतलब प्रोबेबिलिटी y बराबर 0 1 होगी, अदरवाइज ये है। तो अब इसको सोचते हैं, ये कह रहा है u मोर देन इक्वल टू 0 कुछ भी लोगे तो ऐसा होगा। चलो हम, है ना, इन दोनों में से कोई एक ही सही होगा ऐसा देख के लग रहा है, और इन दोनों में से कोई एक सही हो सकता है, तो देखते हैं। सो अभी के लिए अगर मैं आपसे पूछूंगा u, उसने कहा ना फॉर ऑल u पॉजिटिव, तो u मैं मान लेता हूँ अभी के लिए 1/2 एग्जाम्पल के लिए। तो अब बताइए प्रोबेबिलिटी y लेस देन इक्वल टू 1/2 और प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 1/2, क्या क्या आंसर आएगा? इसका आंसर क्या आएगा और इसका आंसर क्या आएगा, ये चेक कीजिए। अब इसके लिए हम इसके लिए बात कर, यूनिफॉर्म तो हाफ आ जाएगा और इसका क्या नाम है, डिजेनरेट का तो 1 आ जाएगा। है ना, लेस देन 0 1 आ जाएगा, तो क्या रिलेशन है इसमें, ये हाँ मोर देन हो समझ गया। में लेकिन इसने वाई इसने क्या कहा था, तो ये तो आउट हो गया पहला वाला, क्योंकि मैंने u को हाफ लिया है। तो एक काउंटर एग्जाम्पल लेना फिर गलत कहने के लिए, ठीक। अच्छा, अब इसको फिर दूसरे तरीके से सोचते हैं, इसको ऐसे ही सोचते हैं। अब इसी में देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी y मोर देन इक्वल टू हाफ एंड प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू हाफ, क्या होगा? इसको प्रूफ भी लिख सकता हूँ, मैं प्रूफ भी लिख दूंगा तो भी हो जाएगा, वो तो डिस्कार्ड करने के लिए एग्जाम्पल ले रहे हैं। अभी ये बताओ मोर देन इक्वल टू हाफ कितना होगा, ये कितना आएगा? सर फर्स्ट वाला हाफ आ जाएगा और वाई हाफ आ जाएगा और x 0 आ जाएगा। नहीं, उल्टा बोल दिया। यूनिफॉर्म 0 1 में x तो यूनिफॉर्म 0 1 है, अभी इसके लिए हम बात कर रहे हैं। हाँ तो यूनिफॉर्म वाला हाफ आएगा, तो यूनिफॉर्म तो x था ना, तो ये हाफ आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा। वो 0 तो आ यहाँ लेस जाएगा। देन है, लेस देन इक्वल टू है, तो ये ट्रू कह रहा है। तो अब एक एग्जाम्पल के बेसिस पे हम ट्रू नहीं कह सकते, तो मैं इसको जस्टिफाई कर देता हूँ प्रूफ लिख के। तो ये आई थिंक बी ट्रू होगा, तो बी का प्रूफ लिखते हैं, देखो। सो अभी मैंने इसको यूज़ नहीं किया है। अच्छा चलो इसको सी भी चेक ही कर लेते हैं साथ में ना, तो बेटर रहेगा। तो एग्जाम्पल लिया ही हमने, तो इसी एग्जाम्पल से अभी हमने इसको यूज़ नहीं किया, या हटा दो, भी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। सो हम लोग इसकी सर बात हाँ। सर बी से सी का हो जाएगा ना, एक्स तो पॉजिटिव वैल्यूड है तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स 1 माइनस सी डी एफ करके। हाँ हाँ हाँ, तो उससे भी आ जाएगा, अगर बी सही है तो ये प्रूफ हो जाएगा, है ना। ठीक है, लेकिन वैसे भी हो जाएगा। बताओ जी, एक्स यूनिफॉर्म 0 1 है तो ई एक्स कितना आएगा, और वाई डी जनरेट 0 है तो ई वाई कितना आएगा? सर वो तो ex तो हाफ आ जाएगा, हाँ, और ये 0 तो अभी क्या रिलेशन है, अभी अभी क्या रिलेशन मिला मुझे कि ई x एक्स जो है बड़ा ग्रेटर। है ई वाई से, तो ये सही हो सकता है, ये तो गलत नहीं हो जाएगा सी वाला। यस सर। तो अब बचा मतलब बी और डी सही हो सकता है। अब बी को प्रूफ कर दूंगा तो बी से डी भी प्रूफ हो जाएगा, तो मैं बी और डी का प्रूफ लिख देता हूँ। वैसे पता चल गया इनमें से एक ही सही होना था, बी और डी सही हो सकता है। कुछ और एग्जाम्पल लेके भी आप चाहो तो चेक कर सकते हो, बट अगर मैं प्रूफ लिखूँ तो देखिए इसका प्रूफ लिख के देखते हैं बी वाले का। सो होगा ये कि मुझे प्रोबेबिलिटी y मोर देन इक्वल टू यू निकालना है, और y है क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मोर देन इक्वल टू u। ठीक, u कोई पॉजिटिव नंबर है, नॉन नेगेटिव नंबर है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मोर देन इक्वल टू u। तो यहाँ x का रेंज क्या होगा, आपको ये देखना है कि x कहाँ से कहाँ तक होगा। बताइए यहाँ पे। अच्छा वैसे ही देख लेते ना, तो ग्रेटेस्ट इनफॉर्म मोर देन इक्वल, अब मुझे कंपेयर करना है x मोर देन इक्वल टू यू। अब आप समझिए, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को जब हम ओपन करते हैं तो क्या होता है सर एक्स माइनस 1 से एक्स तक। है ना,
जैसे जैसे यहाँ पे मान लीजिए x की वैल्यू, अब वैसा हम कंसीडर करें, है ना, मुझे ये कंपेयर करना है, इन दोनों को कंपेयर करना है ना, कि इन दोनों में कौन सा लार्जर है कौन सा स्मॉलर है, इसको और इसको कंपेयर करना है। तो किस में ज़्यादा वैल्यूज आएंगी, जैसे मान लो x अगर जैसे 2 है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ तो ऊपर रहेगा। अगर x 2.5 है फॉर एग्जांपल, तो ये हो जाएगा कितना, ये तो 2.5 रहेगा, और ये 2 हो जाएगा पीछे, तो इसमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आएगी ना, ऐसा होगा। चेक करो एक बार पहले, इसमें ज़्यादा आएगी। अच्छा वो तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, क्योंकि 2.5 मोर ना, u लेस देन इक्वल टू 2, u लेस देन इक्वल 2.5, तो यहाँ पे हम देखेंगे सो विच वन विल बी लार्जर, ये देखना ना मुझे तो। अच्छा u नॉन नेगेटिव है, तो चलो फर्दर सॉल्व करते हैं तभी पता चलेगा। तो बॉक्स एक्स को मुझे खोलना पड़ेगा। देखो तो इसको फर्दर अगर लिखें हम, तो x तो क्या था, x कॉन्टिन्यूस है ना, पॉजिटिव वैल्यूड कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, तो ये क्या होगा। अच्छा इसके लिए पहले मुझे खोलना पड़ेगा ना, सो ग्रेटेस्ट इन फंक्शन खोलो भाई, क्या होगा। सर u से लेके x का रेंज होगा u से u+1। अच्छा एक बॉक्स एक्स तो डिस्क्रीट हो जाएगा ना, अच्छा ये डिस्क्रीट होगा, तो बीच की वैल्यू तो खत्म हो जाएगी, तो ये तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। तो डिस्क्रीट है कहने का मतलब, मैं अगर इसको लिखूंगा तो ये होगा समेसन प्रोबेबिलिटी बॉक्स एक्स इज इक्वल टू के, और यहाँ के की वैल्यू जो भी होगी, क्योंकि u तो 0 से स्टार्ट है, तो k नेगेटिव लेंगे नहीं, 0 से लेके u तक जो भी पॉसिबल वैल्यू होगी, है ना, u जो भी होगा उस वहाँ तक जाना है मुझे। अब इसको ज़रा खोलते हैं। सो k बराबर 0 टू u, बताओ भाई ये कितना आएगा। सो अब इसको खोलेंगे तो क्या होगा, बॉक्स x बराबर k का मतलब क्या है, x कहाँ से कहाँ तक, k अभी मान लो कोई इंटीजर है ना, तो इन्फिनिटी होगा सर। नहीं नहीं, जैसे मान लो ग्रेटेस्ट फंक्शन 1 कब आता है, जब x की वैल्यू तब 1 से 2 के से बीच लेके होगी, 2 के बीच में हो। तो यहाँ k से k+1 के बीच होगी ना, मान लो ये 1 रख दो इसको, हाँ तो ग्रेटेस्ट फंक्शन 1 कब होगा, जब x 1 से 2 में होगा, तो k से k+1 में होगा। अच्छा तो यहाँ से आया समेसन k फ्रॉम 0 टू u, इंटीग्रेशन अब आ गया k टू k+1 pdf ऑफ x dx। अब आपको ये समझना है, तो ये अभी हम निकाल दिया हमने y मोर देन इक्वल टू u की प्रोबेबिलिटी, ठीक। अब x मोर देन इक्वल टू u क्या होता है, जैसे यहाँ लिखा है ना x मोर देन इक्वल टू u, सो ये क्या होगा, तो ये तो जस्ट होगा 0 u से कहाँ तक, अच्छा मोर देन यू इक्वल से टू u, 1 तक। एक यहाँ लिखने में गलती नहीं हो गया, मोर देन इक्वल टू u था ना, तो k की वैल्यू u से आगे की होती ना, यहाँ तो लिखने में गलती हुआ ना, चेक करो, प्रोबेबिलिटी तो मोर देन इक्वल टू u है, तो k की वैल्यू u से कम कैसे होगी, यहाँ k की वैल्यू क्या होगी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ ग्रेटेस्ट फंक्शन एक मोर देन इक्वल टू u था ना, तो k की वैल्यू मिनिमम u होगी, u से इन्फिनिटी, यहाँ लिखने में गलती हुआ है, u से इन्फिनिटी, k u से कम क्यों होगा, क्योंकि बॉक्स एक्स वो तो k रखा मैंने, तो k की वैल्यू u से ज़्यादा होगी, सो k इज u से इन्फिनिटी, यहाँ भी u से इन्फिनिटी होगी। अब आपको इन दोनों को कंपेयर करना है, चलो अब आप इसको कंपेयर कर लो, तो इससे काम हो जाएगा। तो इन जनरल मुझे देखना है ना, तो अब इन दोनों को कंपैरिजन करना है, इसमें और इसमें। यहाँ पे है u से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स, इन दोनों में क्या रिलेशन होगा बताओ भाई, जो लोग ट्रायंगल इनइक्वालिटी या कुछ ऐसा यूज़ करेंगे, हालांकि पॉजिटिव ही है, तो u अगर फ्रैक्शन हुआ तो कहाँ कम वो होगा, u अगर फ्रैक्शन हुआ तो फ्रैक्शन यहाँ इंक्लूड होगा, लेकिन फ्रैक्शन यहाँ इंक्लूड नहीं होगा ना। अगर u मान लो फ्रैक्शन है तो मुझे u के अगला पॉइंट से स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना ऐसा। जैसे समझाने के लिए मान लो u को मैं 1/2 रख दिया समझाने के लिए, तो यहाँ ग्रेटेस्ट फंक्शन मोर देन इक्वल टू 1/2, लेकिन ग्रेटेस्ट u तो हो नहीं सकता, मतलब 1/2 तो आ नहीं सकता, तो कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा k को उस केस में, 0 से। कहाँ से, जब u हाफ होगा तो u हाफ है, तो बॉक्स एक्स मोर देन इक्वल टू हाफ, तो u को हाफ रखा, तो मतलब क्या क्या, मैं अगर ऐसा पूछूं आपको कि ये मोर देन इक्वल टू हाफ है, तो बताइए ग्रेटेस्ट फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ये तो इंटीजर वैल्यू लेगा ना, 1 तो होगा सर, हाँ मिनिमम इंटीजर क्या ले स्मॉलेस्ट। सकता है ये,
क्योंकि तो हाफ से अच्छा ज्यादा होना चाहिए ना, तो हाफ से कम कैसे, 1 2 3, तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ होगा क्या, अगर u मैं फ्रैक्शन लूंगा ना यहाँ पे, तो वैल्यू उसका अगला इंटीजर से स्टार्ट होगा, तो कुछ वैल्यू छूट जाएगी, लेकिन यहाँ पे u से ही स्टार्ट होगा, यहाँ कुछ छूटेगा नहीं, इसलिए इसमें ज्यादा प्रोबेबिलिटी आएगी और इसमें कम आएगी। क्यों कम आएगी, क्योंकि मैं कह रहा हूँ u अगर फ्रैक्शन लिया तो वैल्यू u के आगे से स्टार्ट करेगी ना, मगर हाफ लिया तो 1 से स्टार्ट करेगी, तो बीच की प्रोबेबिलिटी यहाँ इंक्लूड हो रही है, यहाँ इंक्लूड नहीं हो रही है, तो इस वजह से इसकी वैल्यू कम आएगी और इसकी ज़्यादा आएगी, ऐसा। तो ये लेस देन इक्वल टू रहेगी, चेक करो, क्योंकि यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है u से k + 1, लेकिन डिपेंड करता है u इंटीजर है, ऐसा तो कुछ कहा नहीं है u इंटीजर है, u तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो अगर u मैं फ्रैक्शन लूंगा तो मुझे अगले इंटीजर तक के प्रोबेबिलिटी यहाँ पे छोड़नी पड़ेगी, मतलब वो इंक्लूड ही नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ ग्रेटेस्ट फंक्शन। तो इससे ये प्रूव हो गया कि दैट इज दिस। सो ये इसमें u से एग्जैक्ट स्टार्ट हो जाएगा, तो u से अगला इंटीजर वाला यहाँ इंक्लूड हो रहा है, वहाँ इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो वो कम होगी, ये ज़्यादा होगी, इस तरह से। या वहाँ हाँ y ग्रेटर देन 1/2 जीरो कैसे आ गया है कहाँ पे, इसमें, जो रेड से लिखे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हाँ y क्योंकि ग्रेटर y देन। का सपोर्ट यहाँ तो y 1 ही है ना, y बराबर 0 पे 1 है, हाँ तो बताओ सपोर्ट क्या लोगे, ऐसा कौन सा पॉइंट यहाँ इंक्लूड हो पाएगा, y का कोई सपोर्ट है जो इंक्लूड हो पाएगा, y तो सिंगल सपोर्ट है y का यहाँ पे, इसको हम हटा देते क्योंकि इसको हमने यूज़ नहीं किया एक्सपोनेंशियल वाले को, हाँ सर समझ में आ गया। समझ गए ना, हाँ। सो वो सपोर्ट तो है ही नहीं, इसीलिए तो इसलिए ठीक है, ये यहाँ से प्रूफ लिख दिया मैंने समझने के लिए, वरना ऐसे ही दिख गया ट्रू होगा। अब इस वाले से ये आ जाएगा इजीली, कैसे आ जाएगा, क्योंकि 1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, क्यों, आप CDF फॉर्मूला जानते हैं, तो जो CDF होता है, सॉरी एक्सपेक्टेशन ऑफ x, वो होता है 1 माइनस, ये जानते हैं ना, यस सर, 0 से इन्फिनिटी। एक्सपेक्टेशन 0 वाले से भी तो कर सकते थे, मतलब ऐसे कर सकते थे उसको डायरेक्ट। अच्छा देखते हैं एक मिनट, तो हाँ पहले एक्सपेक्टेशन दिखा लो फिर उससे कर लो, तो ऐसे कुछ जो भी है, बहुत सारे अप्रोच हो सकते हैं, वो तो आप सोचोगे तो। सो यहाँ है प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू x dx। अब आपको क्या बता रखा है उसने, कि हमें क्वेश्चन में अभी हमने प्रूव किया है x मोर देन इक्वल टू u एंड y मोर देन इक्वल टू, ऐसा ना, तो y पहले था, तो यहाँ है प्रोबेबिलिटी y मोर देन इक्वल टू u, ये लेस देन इक्वल टू हमारा आया है, राइट, तो यही है, तो होगा क्या जी, सो यहाँ से क्या बनना है भाई, तो इसमें इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेट कर लो, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लो, तो 0 से इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी y मोर देन इक्वल टू u du, ये लेस देन इक्वल टू रहेगा इंटीग्रेशन प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू u du, 0 से इन्फिनिटी, तो ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है EY के, क्योंकि यहाँ y है, और ये इक्वल है EX के, u और x से फर्क नहीं पड़ता, आप x लिखना है x लिख लो, तो यहाँ से ये हो गया लेस देन इक्वल टू या लेस देन, तो उल्टा कर लो, तो यहाँ से कहने मतलब क्या आ गया कि y की एक्सपेक्टेशन लेस होगी x से, मतलब x की ज़्यादा होगी y से, ठीक है ना, ऐसा आएगा। लेकिन यहाँ पे तो इक्वलिटी, इसके हिसाब से इक्वलिटी भी आ जाएगा, लेकिन इक्वलिटी तब होगा जब x y दोनों इक्वल होगा, वरना ग्रेटेस्ट फंक्शन है तो इक्वल तो रैंडम वेरिएबल नहीं आएगा। अगर मैं ये पूछूं कि y और x कब इक्वल होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x के इक्वल कब आ सकता है, ऐसा तब होता, कब होता है ऐसा, सर जब x ज्योमेट्रिक होता तब। नहीं नहीं, बॉक्स x बराबर x मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट है, सर इंटीजर होता है, x को Integer इंटीजर होना पड़ेगा, तो x डिस्क्रीट बन जाएगा, तो ऐसा हो नहीं सकता, तो यहाँ मैं कह रहा हूँ इक्वलिटी को क्यों हटा दिया, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तो इससे ये हो जाएगा कि x डिस्क्रीट हो जाएगा, तो इससे ये मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि y बराबर x हो सकता है क्या, मैं ये सोच रहा हूँ कि y और x कब इक्वल होगा, मैं ये सोच रहा हूँ, तो इससे हो जाएगा x इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, बट क्वेश्चन ने कह रखा है कि x कॉन्टीन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, तो मतलब ऐसा नहीं हो सकता, तो y बराबर x नहीं होगा, तो EY बराबर EX नहीं होगा, ठीक है ना, मतलब ये कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से मैंने प्रूव किया है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, तो इसका मतलब है कि XY इक्वल नहीं हो सकता, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, तो यहाँ से EX बराबर EY नहीं हो सकता, तो इससे ये प्रूव हो गया कि EX जो है स्ट्रिक्टली मोर देन EY ही होगा। क्यों इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि XY अगर इक्वल हुआ
तो x डिस्क्रीट हो जाएगा। जबकि क्वेश्चन में कह रखा है x कॉन्टिन्यूअस है, तो x y इक्वल नहीं हो सकता, तो मीन इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से। तो ये फाइनली एक प्रूफ लिख दिया मैंने। देखो तो इससे क्या आंसर आया, हमारा आंसर आया बी और डी। ठीक है, बी एंड डी आर ट्रू। सो बी एंड डी आपका सही है आपके क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट बताइए इसमें। सर 19। 19 में जो है सिर्फ डी ऑप्शन ना, तो इसमें Yes. जेनसन्स इनइक्वालिटी लग जाएगी। अब जेनसन्स इनइक्वालिटी लगा लो। तो जेनसन्स में क्या होता है कि मैं एक बार लिख देता हूँ, नहीं तो दूसरा अप्रोच भी है। तो एक जेनसेंस मेथड है और भी है जेनसेंस इनइक्वालिटी। तो इसमें ऐसा है कि पहला स्टेटमेंट ये है कि मान लीजिए जी डबल डैश एक्स पॉजिटिव है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सपोर्ट ऑफ एक्स। तो इसको बोलते हैं कि जी इज कॉन्वेक्स फंक्शन, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स फंक्शन। देन जो थ्योरम है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स मोर देन इक्वल टू जी ऑफ एक्सपेक्टेशन एक्स। इसी को दूसरे तरीके से लिखूंगा कि मान लो जी डबल डैश एक्स नेगेटिव आ गया, इक्वलिटी अलाउड है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सपोर्ट ऑफ एक्स। सो दैट इज, इसको लिखते हैं जी इज कॉनकेव फंक्शन। मतलब कॉनकेव का नेगेटिव ले लोगे तो कॉन्वेक्स हो जाएगा, तो इसलिए इनइक्वालिटी बस रिवर्स हो जाएगी। तो देन ये आप जानते ही होंगे। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स यहाँ लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एक्सपेक्टेशन एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये लगाइए आप डी पार्ट में, नहीं तो दूसरा अप्रोच भी है इम्प्रॉपर इंटीग्रल वाला। इसमें तो सी गलत है ऐसे दिख रहा है। हाँ, इनको सिर्फ डी में डाउट है, और- ओनली डी ऑप्शन चेक करना है। सी तो गलत है, चेक करो भाई, डी को चेक करो। ये जो log 1 प्लस एक्स, मैं आपको ये बोल रहा हूँ जी एक्स बराबर log 1 प्लस एक्स, एक्स यहाँ पॉजिटिव है, तो मुझे ये बताओ कि ये कॉन्वेक्स फंक्शन है या कॉनकेव फंक्शन है। चेक कीजिए जी। ये जो log 1 प्लस एक्स कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, कौन सा फंक्शन है? कॉन्वेक्स होने के लिए चेक कर रही हूँ सर, एक सेकेंड। हाँ कनकेव है। डबल डिफरेंशिएट करो, पता चल जाएगा। तो ठीक है जी आकाश, 1 बाय 1 करते हैं आपके क्वेश्चन भी, अभी किसका कंप्लीट कर लेते हैं। सर डबल डिफरेंशिएट करने पे तो 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ रहा है अच्छा, फंक्शन को। डबल फिर अब हम एक्सपेक्टेशन निकाले हैं। नहीं नहीं, आपको डबल डेरिवेटिव निकाल के ये चेक करना है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। नेगेटिव है। ठीक है, तो नेगेटिव है तो इससे क्या हुआ, कॉन्वेक्स हुआ या कॉनकेव हुआ? तो ये लगा लीजिए आप। अब ये वाला हाँ Concave है। एक्सपेक्टेशन लगा लीजिए, तो मतलब थ्योरम लगा लीजिए अब। सो यहाँ से यू अप्लाई थ्योरम कि एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स क्या होगा, लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एक्सपेक्टेशन एक्स। ये आपके क्वेश्चन में ऐसा हो रहा है यहाँ पे। तो आपका जी एक्स तो log 1 प्लस एक्स है, उस पर एक्सपेक्टेशन लगाओ, तो मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ log 1 प्लस एक्स ये लेस देन इक्वल टू होगा जी ऑफ एक्सपेक्टेशन एक्स, मतलब ई एक्स। ई एक्स मतलब म्यू है ना, तो ई एक्स का मतलब म्यू है, जी ऑफ म्यू। तो जी में रख दो एक्स की जगह म्यू, तो ये हो जाएगा log 1 प्लस म्यू। ठीक है, तो log 1 प्लस म्यू, यहाँ म्यू एग्जिस्ट करता है कि नहीं, म्यू आपने फाइंड किया है, म्यू एग्जिस्ट करेगा। ई एक्स पहला आपने चेक किया होगा तो ट्रू आया होगा। सो ये एग्जिस्ट करती है। तो अगर ये फाइनाइट है तो फाइनाइट नंबर से छोटा नंबर क्या होगा, फाइनाइट होगा। तो हो गया प्रूफ। ठीक है, तो आगे ये है कि सिंस, अब आप चेक करो, सिंस म्यू जिसका नाम मैंने ई एक्स को रखा है, दिस इज फाइनाइट मतलब एग्जिस्ट, तो यहाँ से एक्सपेक्टेशन ऑफ log 1 प्लस एक्स दिस इज फाइनाइट। हो गया प्रूफ, डी ऑप्शन ट्रू हो गया। चेक करो, डाउट पूछो अगर दिक्कत है तो दे इज ऑल्सो ट्रू। ये शायद गलत है, आउट हो जाएगा। वेरिएंस चेक कर लो, ट्रू है कि फॉल्स, वेरिएंस आ जाएगा। ये तो गामा है, चेक कर लो।
बताओ इसमें और क्या डाउट। एक और दूसरा इम्प्रॉपर इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट है, इसका दूसरा अप्रोच अगर करते हैं ना दूसरे मेथड से, तो दूसरे मेथड से करेंगे, एक मेथड ये हुआ, दूसरे मेथड से आप करते तो सेकेंड अप्रोच इज यू कैन यूज log 1 प्लस एक्स विल बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एक्स। तो एक्सपेक्टेशन लगाओगे तो ये शायद ज़्यादा आसान लगेगा आपको। log 1 प्लस एक्स इज लेस देन इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, और एक्सपेक्टेशन ऑफ फाइनाइट है फर्स्ट ऑप्शन से, तो ये फाइनाइट हो जाएगा, तो ये भी कर सकते हो आप। तो दूसरा मेथड ये एक लाइन का है डी ऑप्शन के लिए, मतलब पहले अप्रोच के लिए इतना करना पड़ा मुझे, ये पहला मेथड था, ये दूसरा मेथड था, सो ये बस डी ऑप्शन के लिए एक लाइन है इतना, तो इससे भी हो जाएगा, चेक कर लीजिए एक बारी। सर एक बार ये वहां पे सर जो फर्स्ट वाला मेथड है उसमें जो फर्स्ट लाइन है समझा दीजिए ना, अरे भाई जहाँ पे ये लगाया थ्योरम, इसको पढ़ो ना ठीक से, ये क्या है पढ़ो इसको। डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है तो क्या करना है, ये फॉर्मूला लगाना है, यस सर। तो ये लगाया। अब ई ऑफ जी एक्स आपके क्वेश्चन में क्या है, डी ऑप्शन में जी एक्स क्या है, हाँ log 1 प्लस एक्स। तो लिखो ना इसको, इसको जैसे जैसे लिखा लिखते चले जाओ, जी एक्स हटा के log 1 प्लस एक्स लिख दो, तो ई जी एक्स को हटा के लिखो log 1 प्लस एक्स, तो ये बनेगा। यस सर। फिर यहाँ पे जी ऑफ ई एक्स, अब जी ऑफ ई एक्स है तो जी एक्स में एक्स को हटा के ई एक्स रखना है, म्यू निकाल लेंगे और फिर एक्स की जगह रख देंगे। हाँ म्यू यहाँ पहला ऑप्शन आपने निकाला होगा अगर आपने किया होगा तो। हाँ। निकालने की जरूरत नहीं, बस ये जानना है म्यू एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, निकालने की जरूरत नहीं है ऐसे तो ये हो गया। तो म्यू मान लो ई एक्स है म्यू, तो रख दिया यहाँ म्यू, log 1 प्लस म्यू हो गया। अब चूंकि म्यू फाइनाइट है, पहला ऑप्शन कह रहा है, तो log हाँ। 1 प्लस म्यू फाइनाइट होगा, तो अच्छा। फाइनाइट से छोटा नंबर फाइनाइट होगा। हाँ समझ में आ गया। दूसरे में वही एक लाइन में है, वही चाहिए दूसरे में एक लाइन में है, यहाँ जेंसन्स यूज़ किया, यहाँ सीधा सीधा हमने एक इनक्वलिटी, अगर आपको याद है तो ये लगा लो, दोनों तरफ एक्सपेक्टेशन लगा लो, ये फाइनाइट है तो ये फाइनाइट है, ऐसा। सर 16 नंबर, सॉरी 26 16 तो हो गया। तो ये सिंपल है, लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कोई दिक्कत नहीं, आपको यहाँ पीडीएफ देख के समझ आएगा। अभी देखो नॉर्मल का पीडीएफ आप लोग जानते हो, मान लो मैं लिखता हूँ अगर कि मान लो y जो है वो नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर है, तो मुझे बताइए y का पीडीएफ क्या आएगा। सर 1/√2 पाई म्यू, या एक मिनट, लॉग नॉर्मल ना कह रहे ना, तो log x मतलब y, एक मिनट x के टर्म में लिख देते हैं, चलो तो इसको x में लिख देंगे। सो x नॉर्मल है तो एफ एक्स एट x, सो 1/√2 पाई सिग्मा ई की पावर माइनस हाफ x माइनस म्यू बाई सिग्मा होल स्क्वायर, और x आपका रियल नंबर है, ये फॉर्मूला है। ओके अब आप ध्यान से देखो, y बराबर मैं log x ले लेता हूँ, ठीक है, सो y बराबर मैंने log x ले लिया, और x यहाँ पॉजिटिव बोला हुआ है, लेकिन यहाँ फिक्स कर दिया कि x पॉजिटिव है, तो आप क्या y का पीडीएफ निकाल सकते हो, क्या होगा। ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े हो, हाउ टू फाइंड पीडीएफ ऑफ। यस सर। क्या होगा बताइए। तो एफ एक्स, अभी देखो log x मोनोटोनिक है, यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालोगे 1/x आएगा, पॉजिटिव होगा क्योंकि x पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, तो y मोनोटोनिक फंक्शन है, सो मोनोटोनिक है तो सीधा सीधा फॉर्मूला है dx अपॉन dy वाला, है ना, और यहाँ से x निकालते आप, तो यहाँ से x की वैल्यू है e की पावर y, तो pdf ऑफ x लिख दो 1/√2 पाई, मुझे y में बाद में लिखना है ना, तो pdf ऑफ x, अच्छा मैं log x का ना, उसमें log x सीधा सीधा लिखा हुआ है, नहीं log x ही लिख दिया है उसने, तो एनीवे ये उसमें देख के पता चल रहा है कि log x का डिस्ट्रीब्यूशन ना नॉर्मल 0 1 है, तो उल्टा हो गया, log x का ही डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 0 1 है, हमें दिया हुआ है log x का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 0 1, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे ना, जो क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ से ये पता चल रहा है क्वेश्चन में
कि जो log x है दैट हैज डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 0 1 नहीं, नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, ये क्वेश्चन ही कह रहा है देखो, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। y बराबर log x ले लेंगे ना तो यही बनेगा। मान लो log x को y बोल दिया, जैसे मैंने y बोल रहा था ना, ठीक है y ही बोल दो चलो। सर हाँ और जैसे कि ये वाला जो आपने लिखा log x का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल वाला, इसको कंप्लीट कर देते हैं। सर वहाँ पे x नहीं ना होना चाहिए था क्वेश्चन में, देखिए तो नहीं वहाँ पे x रूट इसलिए हो रहा है क्योंकि log x का डेरिवेटिव 1/x है, यहाँ डेरिवेटिव है ना। चलो अभी मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ, इसको इतना कर रहे थे, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो कंप्लीट करेंगे तो x इसलिए आ रहा है क्योंकि log x वहाँ पे है ना, तो log x का डेरिवेटिव भी तो आएगा, तभी तो बाद में आप log x को y रखोगे तो वो चेंज हो जाएगा, चेंज ऑफ वेरिएबल होता है ना, तो चेंज ऑफ वेरिएबल लगाओगे तो वो आएगा। इसको लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। आप अगर देखोगे ऐसे तो लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, x हैज़ लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वहाँ तो x नॉर्मल लिख दिया मैंने। तो मैं ये कंप्लीट कर देता हूँ, फिर सीधा उस पर आते हैं। तो 1/√2 पाई सिग्मा एंड यहाँ से 1 e की पावर -12, तो यहाँ एक्चुअली उल्टा हो गया, मुझे ना log x से स्टार्ट करना पड़ेगा। log x का डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, फिर हमें y निकालना है। एनीवे तो यहाँ मैं उल्टा कर रहा हूँ, मतलब क्योंकि ये हमें हेल्प नहीं करेगा वहाँ पे। सो क्या लिखूँ यहाँ पे, x माइनस म्यू बाई सिग्मा होल स्क्वायर, यही है, और dx अपॉन dy निकालोगे तो e की पावर y हो जाएगा। अब यहाँ x तो e की पावर y है, लेकिन मुझे वहाँ log x चाहिए था, यहाँ तो e की पावर y आ जाएगा। अगर मैं ऐसे लिखता तो ये कुछ ऐसा आता, x को हटा के y कर दो, तो x की वैल्यू e की पावर y है, तो x को हटा के मैं e की पावर y कर देता हूँ। तो ये y का PDF आ गया, ठीक है ना, जो हमें इस क्वेश्चन में हेल्प नहीं किया, क्योंकि हेल्प इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें log x का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल दे रखा है, हमने x को नॉर्मल लिया है, क्वेश्चन में log x को नॉर्मल दे रखा है एक्चुअली, तो इसलिए ये मैच नहीं किया उसके साथ। एनीवे तो ये आप बस मैंने बता दिया कि कैसे निकालना है, लेकिन क्वेश्चन में एक्चुअली हुआ क्या है, तो ये हमें हेल्प नहीं किया बिकॉज यहाँ यूज़ नहीं होगा ये। तो यहाँ क्वेश्चन में जो गिवन है log x, मान लो ये y को मैं log x ले रहा हूँ, तो मुझे y का ही डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, निकालना नहीं है, मुझे y का ही डिस्ट्रीब्यूशन पता है। तो आप x का निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, जरूरत नहीं है, छोड़ो ना। log x हैज़ डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर, इसमें ये बोलते हैं कि x हैज़ log नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एक टर्म है ये log नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा तब बोलते हैं जब log x का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होता है, जैसा क्वेश्चन ने बोल रखा है। यहाँ log x को y लेंगे ना, तो इसके बदले डेरिवेटिव 1/x आया, तो ट्रांसफॉर्म, मतलब ये स्टैंडर्ड जैसे नॉर्मल का PDF है वैसे log नॉर्मल का ये PDF है। जैसे बाद में log x को हटाएंगे y, तो ये 1/x उसके साथ डेरिवेटिव के साथ चल जाएगा, चेंज ऑफ वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन उससे। अच्छा अगर मैं जस्टिफाई करूँ, आपको ये दिक्कत है ना x क्यों है, तो मैं ऐसे बता देता हूँ। देखिए 0 से इन्फिनिटी 1/√2 पाई सिग्मा x, x भी है ना यहाँ पे, तो √2 पाई सिग्मा x एंड e की पावर -12 log x माइनस म्यू बाई सिग्मा होल स्क्वायर dx। मैं ये चेक करता हूँ ये कितना आएगा, तो अगर PDF है तो आंसर 1 आना चाहिए, यही ना, क्योंकि ये कहते तो PDF दे रखा है मुझे, तो आंसर x मोर देन 0 तो 1 आना चाहिए। तो चलो करके देखते हैं। तो यहाँ पे अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हम सब्सटीट्यूशन करते हैं, y बराबर log x, ठीक, तो यहाँ से dy बराबर 1/x dx, इसीलिए 1/x दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो अब क्या होगा, ये dx और ये 1/x मिलके क्या बना देगा, dy, समझ आ रहा है, ये dx और ये 1/x मिलके dy बना देगा, और ये हो गया 1/√2 पाई सिग्मा e की पावर -12 y माइनस म्यू बाई सिग्मा का होल स्क्वायर। अब यहाँ x पॉजिटिव था, सॉरी हमें x पॉजिटिव दिया है ना, तो y का अगर x पॉजिटिव है तो y कहाँ से कहाँ तक होगा, y बराबर log x है, x पॉजिटिव है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस हाँ इन्फिनिटी। क्योंकि x जब 0 से 1 में होगा तो y की वैल्यू 0 से -इन्फिनिटी होगी, और x जब 1 से इन्फिनिटी है तो log 0 से इन्फिनिटी है, मतलब कहने का मतलब y की वैल्यू -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी में जाएगी। तो ये हो गया -इन्फिनिटी से, और आपको यहाँ से ये जस्टिफाई हो गया कि ये PDF ऑफ y dy, और चूंकि क्वेश्चन में बताया था PDF है तो ये तो 1 हो गया ना, क्योंकि ये तो नॉर्मल का PDF है। ये 1 क्यों हो गया, क्योंकि y यहाँ नॉर्मल है, तो जो y मैंने लिया था log x, वो एक्चुअली मैंने यहाँ से ये प्रूफ किया है कि ये नॉर्मल है। कैसे जस्टिफाई हुआ,
तो ये पीडीएफ है, तो ये भी पीडीएफ, तो 1/√2 सिग्मा, ये तो वाई, ये तो नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर का पीडीएफ है ना, मतलब वाई का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से आ गया कि वाई नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर है, और वाई तो मैंने लॉग एक्स लिया था, तो मतलब लॉग एक्स नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन में गिवन है, तो आपको कुछ नहीं करना है। तो मेन सॉल्यूशन अब स्टार्ट होगा, अभी तक बस मैं क्वेश्चन को समझने की कोशिश कर रहा था और आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। तो मेन सॉल्यूशन अब करते हैं। तो मेनली हमें इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो मुझे गिवन है y बराबर लॉग एक्स नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर। अब चाहिए क्या ये देख लेते हैं। तो मुझे बताओ कि mgf ऑफ y कितना होगा, फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल जानते हो ना, e to the power mu t plus half sigma यहाँ मुझे square t चाहिए square। क्या, यहाँ मुझे वेरिएंस ऑफ लॉग एक्स चाहिए, तो मतलब वेरिएंस ऑफ y चाहिए इनडायरेक्टली, है ना, मुझे वेरिएंस ऑफ हाँ। y चाहिए एक्चुअली, ठीक है। लेकिन मुझे दिया यहाँ पे ई एक्स स्क्वायर अपॉन दिस, तो लॉग को खोल दो, तो देखते हैं, रुक जाओ पहले इसकी ज़रूरत है कि नहीं। तो हम सीधा सीधा स्टार्ट करते हैं, जो मुझे गिवन है उससे स्टार्ट करते हैं। तो गिवन है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, एक तो ये गिवन है कि लॉग एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन ये है, और गिवन है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का यही नहीं, यहाँ से देख लेते हैं, तो लॉग ऑफ ई एक्स स्क्वायर अपॉन ई एक्स का होल स्क्वायर, तो लॉग ऑफ ई एक्स इसका लॉग है, ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है। क्या गिवन है जी, दिस इज गिवन एज 4। चलो ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, लॉग को भेजता हूँ राइट साइड में, या खोलना है लॉग को, इसमें भेज सकते हैं, ई की पावर हो जाएगा, सर राइट भेजना सही रहेगा, राइट में। तो राइट में जो ई की सर पावर 4 हो जाएगा। खोल के उसको लॉग को एक्सपेक्टेशन के अंदर नहीं भेज सकते हैं। मतलब सर उधर भेज देंगे तो सही रहेगा देखो ना। देखते हैं, चेक करते हैं, रुको। तो -2 लॉग ई ऑफ एक्स, हाँ अब लॉग और ई को एक्स वो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ से हम वैसे नहीं कर पाएंगे, सो म्यू है ना ये, ठीक है, वैसे भी हो जाएगा, सो ई एक्स स्क्वायर ई एक्स को म्यू मान लेते हैं। अभी क्या होगा, अभी तो कल परसों क्वेश्चन सॉल्व कराया था मैंने, मतलब डाउट पहले भी पूछे जा चुके हैं। सो लॉग ई एक्स स्क्वायर -2 लॉग ई एक्स बराबर 4, तो इससे सर कुछ इसको इधर भेज देते तो सर वेरिएंस आ जाता ना, e⁴। चलो देखते हैं करके, वेरिएंस तो नहीं आएगा, यहाँ से मेनली मुझे क्या चाहिए, देखो ध्यान से देखो, मुझे चाहिए क्या, वेरिएंस ऑफ लॉग एक्स चाहिए, मतलब मुझे चाहिए वेरिएंस ऑफ लॉग एक्स। देखो जरूरत क्या है, तो मुझे चाहिए वेरिएंस ऑफ वाई, तो ये क्या होगा, ई वाई स्क्वायर माइनस ई वाई का होल स्क्वायर, यही ना, और वाई आपका है क्या, व्हाट इज योर वाई, लॉग एक्स, है ना, तो दिस वी नीड, ओके एक मिनट यहाँ से काम हो जाएगा, है ना, देखो ये सोचना पड़ेगा आपको, तो x कितना है, e की पावर y, राइट, ओके, तो x इज e रेज़ टू पावर y, एंड ठीक है, इसको भी गिवन वाला रहने दो। तो मुझे समहाउ यहाँ क्या चेक करना है, मतलब मुझे क्या चाहिए एक्चुअली, तो मैं अगर बोलूँ कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x किसके इक्वल हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर y, और e की पावर y क्या आएगा, गॉट इट, है ना, तो मुझे ये ex और ex स्क्वायर को यूज़ करना है ना कहीं ना कहीं, तो मैं कहाँ से स्टार्ट किया हूँ, वी हैव गिवन y बराबर log x, सो आई हैव रिटर्न x एज e रेज़ टू पावर y, ठीक, अब मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब बताओ इसको मैं mgf में लिख सकता हूँ क्या, अगर मैं mgf ऑफ y लिखता हूँ तो t को मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 1। देखो जी भाई प्रार्थना, तुम्हें समझ आ रहा है क्या हो रहा है, आप फॉर्मूला जानते हो mgf का, यस सर, e⁴xt। हाँ, तो mgf ऑफ y क्या होगा, e की पावर ty, हाँ तो यहाँ t की जगह क्या है ताकि mgf बन जाए, 1। तो इसको 1 रख दिया, ठीक, ओके। ऐसे ही मुझे जरूरत है ex स्क्वायर की यहाँ पे, है ना, यहाँ पे ex स्क्वायर की, तो मैं यहाँ अगर स्क्वायर कर दूंगा, यहाँ से मैं x स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, e की पावर 2y, है ना, ये सब एक्सपेरिमेंट करके आएगा, ऐसे क्लिक नहीं करेगा, ट्राई करके ऐसा लिख सकता हूँ। अब मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, mgf ऑफ y एट 2 लिख सकते हैं ना,
एक्सपेक्टेशन sir. e की पावर टी वाई, टी की जगह 2 है। अब y तो नॉर्मल था, तो नॉर्मल का एक mgf क्या होता है, y तो नॉर्मल है ना। सो मुझे क्वेश्चन में y दे रखा है नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर। सो व्हाट इज mgf ऑफ y एट t? To the power mu t plus half sigma square t square. जी, ये सब याद रखना पड़ेगा। तो ऐसे ही mgf ऑफ y एट 1 निकाल सकते हैं। तो चलो t को एक बार 1 रख दो, तो ये आ गया exp मतलब e की पावर म्यू इंटू 1 प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर, मतलब इसको लिखे e की पावर म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर बाई 2, और ये हो जाएगा exp। इसमें t को 2 रखना है तो 2 रख दो, तो 2 रखेंगे तो 2 म्यू प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर 4/2, ये 2 सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक ओके है, चेक करो। इसमें 2 रख दिया t को, Yes sir. तो e की पावर आ गया 2 म्यू प्लस 2 सिग्मा स्क्वायर। ओके, तो फाइनली व्हाट वी डिड, हमने ex की वैल्यू निकाल लिया और ex स्क्वायर की वैल्यू निकाल दिया। अब यहाँ पुट कर दो, जो गिवन था उसमें पुट कर दो, अब हो गया। तो जो गिवन है ना उसमें पुट कर दो। सो आएगा क्या बताओ। हमें वेरिएंस ऑफ y पूछा है, वो सिग्मा स्क्वायर ही है तो वेरिएंस ऑफ y, तो इसमें पुट करो log e की पावर ex स्क्वायर है e की पावर 2 म्यू प्लस 2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन ex का होल स्क्वायर। तो ये ex है, इसका स्क्वायर कर दो, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो e की पावर 2 म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर बराबर 4 गिवन है मुझे। अब इसको सिंप्लीफाई करो, कितना बनेगा, log ऑफ e की To पावर the क्या power बचेगा, sigma square. सिग्मा स्क्वायर, दिस इज 4। तो ये log ऑफ ये किसके इक्वल आएगा, लेफ्ट साइड किसके इक्वल लिख सकते हैं हम लोग, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। और दिस इज द आंसर। यही तो पूछा था मुझसे, सिग्मा स्क्वायर ही तो था वेरिएंस ऑफ y, यही आंसर है हमारा। Yes sir. सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऐसा एक्चुअली हुआ है, तो इस तरह सोचना हो। तो ये पूरा सॉल्यूशन है, ठीक है। सो हमसे वेरिएंस ऑफ y पूछा गया था और y ही log x है, तो वेरिएंस ऑफ log x पूछा गया था जो कि 4 है। तो थोड़ा ना क्वेश्चन ना थोड़ा टीडियस क्वेश्चन, थोड़ा घुमाया है मतलब, तो सॉल्व करोगे तो देखना पड़ेगा। हर क्वेश्चन में सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन होता है, यू हैव टू जस्ट एक्सट्रैक्ट इट कि कैसे यूज़ करोगे, ठीक है जी। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो यहाँ से आंसर आ गया 4 ही आंसर आया हमारा, ठीक है। ये जो 4 एक्चुअली इनडायरेक्टली वही 4 आंसर है। तो ये था कि लॉग नॉर्मल है ना, log x का डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, देन यहाँ से है ना, हमने यहाँ से स्टार्ट किया। ओके जी, नेक्स्ट बताओ। सर यूनिवेरिएंट जैम वाला में से अब है। तो यूनिवेरिएट जो था उसका अगर देखेंगे, ये हमने किया था ना PYQ यूनिवेरिएट, ये वाला कौन से वाला देख लो एक बार। सब 51 इसमें से। इसमें इस कलर का है, यही है नेम देखो। हाँ। इसको ऐसे 2-3-4 बार बैठ के सॉल्व करो, फिर नए नए क्वेश्चन ट्राई करो, तब जाके जब नए क्वेश्चन होने लगेंगे मतलब तब सीख गए। 51 1 पीछे रह गया, ये वाला। बताओ इसमें क्या दिक्कत है। सर कौन सा सही होगा, क्योंकि सर जब हम MGF को मतलब T पे तो एग्जिस्ट करना चाहिए, तो सर सब कर रहा है तो समझ में नहीं आ रहा। कैसे पता कर रहा है, MGF का डेफिनेशन बताओ। जैसे मैं आपसे पूछूं MGF ऑफ x का क्या फॉर्मूला है, या MGF ऑफ y, लेट्स से ये सारे ऑप्शन MGF ऑफ y है, ये y का MGF है, ये भी किसी y का MGF है, ये भी किसी y का MGF है, और ये भी किसी y का MGF है, ठीक है मान लेते हैं। ये तो चेक करना है MGF होगा कि नहीं होगा। तो MGF ऑफ y का डेफिनेशन बताओ क्या होता है। e एक्सपेक्टेशन ऑफ e टू द पावर xt, मतलब यहाँ टी वाई टी है तो वाई टी। अब बताओ टी को मैं 0 रख दूंगा तो आंसर क्या आएगा, टी के जगह 0 रख दो। 1। अब हर ऑप्शन में टी को 0 रखो और बताओ क्या आंसर। अच्छा m ऑलरेडी MGF है, ये बता रखा है मुझे। so, m ऑलरेडी MGF है तो मुझे बता रखा है कि m0 की वैल्यू 1 है ना। और मुझे चेक करना है कि कौन से ऑप्शन में 0 रखने पे 1 आएगा। इतना ही इसमें काफ़ी हो जाएगा इस अप्रोच से। और भी तरीके हैं बट ये एक अप्रोच है। तो सब में t को 0 रखो, बताओ क्या क्या आंसर आ रहा है। इसमें t को 0 रखने पे क्या आंसर आएगा, ये फर्स्ट वाला नहीं होगा, ए एंड डी ऑप्शन इसका सही होगा।
जो एमसीक्यू कि है, एमजीएफ नहीं होगा। सिंगल ए करेक्ट एंड डी। ऑप्शन है। सर फर्स्ट में नहीं होगा क्योंकि उसमें 5 आ जाएगा 0 रखने पे। ये 5 आ गया, 1 1 1, तो ये तीनों एमजीएफ हो सकता है, ये तो एमजीएफ कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि सिंपल अगर मैं लिखूं रिजल्ट, तो एज ए मैं थ्योरम लिखा देता हूं, इफ mxt इज mgf देन mx 0 को 1 ही होना पड़ेगा। अच्छा, इसी का कंट्रा पॉजिटिव मैं लिखूं इसी को एज ए थ्योरम, इफ mx 0 1 नहीं आ रहा है देन mxt कैन नॉट बी mgf, और यही आपको पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में सेकेंड वाला थ्योरम यूज हो रहा है एक्चुअली। अब x को y कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सब में t को 0 रखो, देखो क्या आता है। हर ऑप्शन में t की जगह 0 रखो। m0 1 है वो पहले से पता है, तो पुट करके बताओ। तो जो ऑप्शन 1 है, तो इसमें जो एमटी के बगल में जो भी वो वाला है फंक्शन, उसमें सर हम 0 रख रहे हैं, तो वो 5 आ रहा है, जबकि उसको 1 आना चाहिए ना। तो इसलिए क्वेश्चन पूछा क्या आपसे, हाँ, तो वो mgf नहीं हो सकता, ये तो पूछा है क्वेश्चन में, कौन सा mgf नहीं हो सकता है। अच्छा, तो 5 हाँ आया इसलिए mgf नहीं हो सकता, वो mgf होने के लिए 1 आना चाहिए था। हाँ ठीक है, हो गया सर। एक और ठीक है, क्वेश्चन है नंबर कौन सा 5। शुरू में, तो 5, इसमें क्या दिक्कत है, ये जो है जैसे बोल रहा है कि x1 x2 x2n 2n रैंडम वेरिएबल्स हैं, तो ईच xi का वेरिएंस 4 है, कोवेरिएंस ऑफ xi xj 3 है जब ij डिफरेंट है, क्योंकि इक्वल होगा तो वेरिएंस के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ वेरिएंस निकालना है आपको, ध्यान से देखो। सो ये है वेरिएंस ऑफ x1 माइनस x2, x3 माइनस x4, x5 माइनस x6, ये चल रहा है x2n माइनस 1 माइनस x2n, तो यहाँ से आ जाएगा वेरिएंस। अच्छा, अब दिमाग ये है कि मान लो मैं इसको ऐसा अगर कर दूं, तो ये सम में नहीं कन्वर्ट हो जाएगा, अगर मैं ऐसे अज्यूम कर लूं। सर ऐसे बिना मतलब वो T1 T2 माने हुए नहीं बन सकता है, उससे हम और ऐसे डिफिकल्ट होगा ना, क्योंकि डिफिकल्ट इसलिए होगा क्योंकि फिर आपको पेयर वाइज, ठीक है निकालो, वेरिएंस निकालना है ना, तो क्या ऐसे फॉर्मूला, इजीली हो जाएगा सर, वैसे भी हो जाएगा। हाँ प्रॉब्लम ऐसे इजी जल्दी हो जाएगा। हाँ, इससे थोड़ा इजी हो जाएगा, नहीं तो क्या है उसमें हर टर्म का एक दूसरे के साथ कोवेरिएंस लेना पड़ेगा आपको, तो यहाँ थोड़ा ही दिक्कत है। अगर सबका कोवेरिएंस लोगे ना तो टर्म काउंट करने में इसमें सर दिक्कत है। कोवेरिएंस ऑफ x1 माइनस x2, मतलब कोवेरिएंस ऑफ x1 x2 फाइंड करके एन टाइम कर देंगे। हम्म, क्योंकि ये ना इससे आसान हो जाएगा, अगर नहीं करोगे तो फिर कैसे, इससे थोड़ा आसान हो जाएगा, वैसे भी होगा बट उसमें क्या हर टर्म के साथ फिर x1 का सबके साथ, फिर x2 का सबके साथ, वैसा तो करके इसमें करना 2n होगा, बी ऑप्शन होगा इसमें। तो इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो सर आप ये जो x1 माइनस x2 और x3 माइनस x4 y सब तो इंडिपेंडेंट होगा, तो वो इससे और भी आसान हो जाएगा फिर। ठीक है, देख लेते हैं। तो ये yn हो गया, तो मैंने ऐसा नाम रखा, तो yn जो मैंने रखा है n या 2n, n ना, क्योंकि n पेयर्स था 1 2 3, ठीक है। तो x 2n माइनस 1 माइनस x2n, ये है yn, y1 इस तरह से, y2 y3 है ना, ऐसा हो गया। तो अभी ये हो गया, अब इसमें क्या होगा, वेरिएंस है तो सबका वेरिएंस लगा लो, तो मतलब ये होगा वेरिएंस ऑफ, मतलब यहाँ भी है लेकिन इसमें हो गया समेसन वेरिएंस ऑफ ईच वाई आई फ्रॉम 1 to n, सबका वेरिएंस आ गया। फिर आएगा समेसन कोवेरिएंस ऑफ वाई आई वाई जे, अब यहाँ डबल समेसन लगा सकते हो, सो डबल समेसन आई फ्रॉम 1 to n जे फ्रॉम 1 to n, और आई डिफरेंट दैन जे, क्योंकि आई इक्वल है जे के तो वेरिएंस हो चुका है वो, ये है।
ऐसा अच्छा अलग अलग आप लिखना चाहते हैं तो मैं देखो, आपको अगर लगता है कि नहीं ऐसे नहीं लिख के ऐसे लिखे तो वैसे भी लिख सकते हो। पता है कैसे होगा? वेरिएंस ऑफ y1 प्लस वेरिएंस ऑफ y2 अप टू वेरिएंस ऑफ yn, फिर 2 टाइम कोवेरिएंस y1 y2, फिर कोवेरिएंस y1 y3। अच्छा y1 y2 y2 y1 दो, मतलब y1 y2 अलग होगा कोवेरिएंस और y2 y1 अलग होगा, तो उसको मिला के 2 टाइम लिखा जाता है, ये है। तो ऐसे करके सारे पेयर बनाने पड़ेंगे आपको यहाँ पे कि y1 y2 2 टाइम कोवेरिएंस ऑफ y1 y3, तो जितने पॉसिबल पेयर है। तो इससे बेटर है इस तरीके से लिख लेना कि कोवेरिएंस yi yj, अब i to j मतलब ये ना, और ये ij डिफरेंट होगा क्योंकि इक्वल लेंगे तो कोवेरिएंस ऑफ y1 y1 वेरिएंस ऑफ y1 हो जाएगा, जो कि पहले लिख चुके हैं हम। तो ये फॉर्मूला है कहने का मतलब। तो इससे भी कर सकते हो बट ये लेंदी होगा, तो मतलब यहाँ थोड़ा सा वैसा है। सो इसको अब कंटिन्यू करो। तो इक्वल टू वेरिएंस ऑफ ईच वाई मुझे दे रखा था 4 था, तो हो गया 4n, उसका तो काम खत्म हो गया। अब कोवेरिएंस निकाल लो इसका, तो वाई वाई जे का मतलब y1 y2 का निकाल लो, काम सेम ही है क्योंकि वो तो आई है ना, इंडिपेंडेंट सेम ही तो है। तो हम अगर ऐसा निकालें कोवेरिएंस बिटवीन y1 कॉमा y2, सो y1 था x1 माइनस x2 और y2 था x3 माइनस x4, यही ना, और ये तो 0 आ जाएगा जी, है ना। सर ये 2n आएगा शायद से, 4n नहीं आएगा। कौन सा वेरिएंस ऑफ वाई वाई, वेरिएंस बता रखा ना, वेरिएंस ऑफ एक्स आई कितना है। अच्छा वाई आई मतलब एक्स को लिख दिया, हाँ सही कह रहे हो, क्योंकि मैं तो एक्स का यूज़ कर लिया। मतलब ये मैंने वाई का निकालना है ना, मैंने तो एक्स का यूज़ कर लिया। वेरिएंस ऑफ एक्स 4 है, तो 1 मिनट रुको। तो यहाँ से कोवेरिएंस कितना आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा आई थिंक ना। x1 x3 फिर x1 x4 x2 x3 x2 x4, तो 2 बार प्लस आएगा 2 बार माइनस आएगा, ये हो जाएगा 0। ओके तो ये तो गायब हो जाएगा 0 वाला। एंड अब बचा वेरिएंस ऑफ वाई आई, मतलब y1 ले लो अभी के लिए समझने के लिए। सो वेरिएंस ऑफ x1 माइनस x2, वेरिएंस x1 4, वेरिएंस x2 एक का निकाल रहा हूँ मैं 4, 2 हो जाएगा सर। 4 माइनस 2 टाइम कोवेरिएंस x1 x2, कोवेरिएंस x1 x2 3 है, तो यहाँ आ गया 8 माइनस 6 2 हो गया, सही कह रहे हो है ना। तो ये 2 हो गया, तो वेरिएंस ऑफ वाई आई 2 आ गया, तो ये हो गया 2n प्लस, अब कोवेरिएंस ये तो 0 है तो 2n आ जाएगा, देख लो। सर एक बार वो बता दीजिए ना आपने कैसे निकाला कोवेरिएंस। हाँ अलग 0 अलग करके, इसमें जैसे कोवेरिएंस मैं भी निकाल रहा हूँ, कोई भी 2 y ले सकते हैं, तो मैं बस समझने के लिए y1 y2 ले रहा हूँ। वाई आई वाई जे है, आई जे डिफरेंट है, तो मैं y1 y2 ले रहा हूँ। तो y1 था x माइनस x2, ये था x3 माइनस x4, कुछ भी कॉमन किसी y में नहीं है। तो इसको जैसे x1 x3, अब ये x1 माइनस x4, तो माइनस बाहर कर दो, कोवेरिएंस x1 x4 साइन देखते हैं, फिर x2 x3, तो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस आएगा कोवेरिएंस x2 x3 प्लस, अब x2 को बाहर माइनस है, x4 के बाहर माइनस, माइनस माइनस प्लस कोवेरिएंस। अब क्वेश्चन ने बता रखा है कि सबके बीच का कोवेरिएंस 3 ही है शायद ना, 3 था जी। यस सर। तो ये हो गया 0। सर एक और सर लाइए ना वो क्वेश्चन जहाँ पे आपने सॉल्व करा था। ठीक है जी। सर जो हम जनरल फॉर्मूला लिखते हैं तो उसमें वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई का होता है ना, वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई प्लस 2 कोवेरिएंस। तो सर यहाँ समेशन के साथ क्यों नहीं लिखा आपने 2? लिखा ना मैंने, तो ध्यान नहीं दिया आपने। वो 2 है लेकिन ध्यान रखना 2, देखो मैं समझा देता हूँ। जैसे वेरिएंस ऑफ y1 निकाल रहे थे, तो वेरिएंस ऑफ x1 माइनस x2 निकाल रहे हैं अभी, तो ये है वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2 माइनस 2 टाइम कोवेरिएंस x1 x2। अच्छा अभी मैं समझाता हूँ आपको। अगर मैं वेरिएंस ऑफ x1, म्यूट कर लो अभी आप, x1 x2 करेंगे तो ये आएगा वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2 प्लस कोवेरिएंस ऑफ x1 x2 प्लस कोवेरिएंस ऑफ x2 x1। यहाँ तो 2 टाइम नहीं किया मैंने, समझो। तो कब 2 टाइम करेंगे, जब इन दोनों को एक ही लिखेंगे तब 2 टाइम करेंगे। यहाँ 2 टाइम किया मैंने, यहाँ भी मैं नहीं कर सकता था, तो अलग अलग कर सकता था। समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसको अगर मैं समेसन में लिखूंगा तो ऐसा हो जाएगा, समेसन वेरिएंस ऑफ एक्स आई फ्रॉम 1 से 2, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, प्लस डबल समेसन कोवेरिएंस ऑफ एक्स आई एक्स जे, मैं इसी को आपको सर्वल समेसन लिख के दिखा रहा हूँ, आई फ्रॉम 1 to 2, आई फ्रॉम 1 to 2,
आई डिफरेंट देन जे, ना 2 टाइम यहाँ हुआ है ना यहाँ हुआ है, देखो अब क्या डिफरेंस है, समझने का डिफरेंस है, So, दोनों इक्वल है। 2 टाइम तब लिखेंगे जब x1 x2 और x2 x1 को सेम मानेंगे, मतलब कहना मतलब एक ही बार लिखेंगे, दोनों नहीं आएगा। तो वहाँ आप 2 टाइम भी कर सकते हो। अगर मैं 2 टाइम करता यहाँ पे, इसको मैं एक लाइन और लिख के बता देता हूँ 2 टाइम कब होगा। तो आपको इसको थोड़ा ठीक से समझना पड़ेगा कि ये है समेसन वेरिएंस ऑफ वाई आई फ्रॉम 1 to n। आप चाहते हो 2 टाइम लिखे, चलो 2 टाइम करते हैं, मतलब डबल समेसन 2 टाइम कोवेरिएंस ऑफ वाई आई कॉमा वाई जे। अब यहाँ आएगा i फ्रॉम 1 to n, j फ्रॉम 1 to n। अब एक रेस्ट्रिक्शन है तो क्या, i लेस देन j या i मोर देन j, कोई एक, समझो ये हो गया। ये तो i लेस देन j या मोर देन j, कोई एक कंडीशन लिखो। अब देखो इसमें क्या डिफरेंस आएगा, मान लो लेस हाँ, देन j, आ गया। समझ आ रहा है कुछ? हाँ तो हाँ यहाँ क्या है, i मोर देन j और i लेस देन j, दो अलग अलग केस है। अब यहाँ वो एक ही केस होगा, अब i मोर देन j यहाँ ले ही नहीं सकते हम, तो उसके बदले मैंने 2 लगाए हैं। तो ये आपको समझना है बस। सर इसमें अगर हम वेरिएंस ऑफ x1 x2 ऐसे ही निकालें तो वेरिएंस ऑफ x1 आएगा पहले, फिर वेरिएंस ऑफ x2, देन वेरिएंस ऑफ x2 आएगा, देन -2 कोवेरिएंस ऑफ x1 कॉमा x2 आएगा। तो सर x1 कॉमा x3 भी आएगा कोवेरिएंस उसका, हाँ x1 x3 x1 x4 x1 x5 x1 x6, अगर फिर वैसे वो करते 2 के तो। साथ आएगा। फिर 2 के साथ सब आएगा, 3 के साथ सब आएगा, ऐसे करके लिखते जाओ। ये है जी सर। ठीक है जी। तो आपका हो गया, अब जिसका बचा है उस पर आते हैं। हाँ जी आकाश आप भेज रहे थे ना, बताइए। तो अब किसने रैंकर वाले ग्रुप में भेजा था ना। ये गेट 2025 का है, तो अभी जब डिस्कशन रखते हैं तब उस दिन आप लोग कहाँ रहते हो, है ना, मतलब एक एक पेपर डिस्कशन होता है ना। ठीक है कोई बात नहीं, तो अभी तो मैंने कि जब सॉल्व करोगे तभी तो पूछोगे। तो ये गेट का पेपर है 25 का। हाँ देखो यही है ना। तो आपको किस क्वेश्चन में डाउट है? आपका क्वेश्चन है 62 और 49, तो 62 देख लो पहले। क्या डाउट, आपने ट्राई किया इसको? यस सर। कहाँ डाउट है, किस में क्या पॉइंट डाउट है बताओ, इसका क्रिटिकल सर रीजन क्या है? नहीं बन पाया था सर। अच्छा क्रिटिकल रीजन ही नहीं बन पाया है, ओके। तो ये कौन सा है, ट्रंकेटेड है ना। तो देखिए मैं सॉल्व करता हूँ इसको। तो यहाँ पे जो आपके पास एक एक्सपो वो दे रखा है और एक टेस्टिंग है, h0 में है थीटा मोर देन इक्वल टू 0, थीटा लेस देन 0। तो आप क्या लगाओगे, लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट। लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट क्या कहता है, क्रिटिकल रीजन आएगा जब थीटा बिलोंग्स टू h0, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लाइक्लीहुड फंक्शन व्हेन थीटा बिलोंग्स टू, जब कंपोजिट वर्सेस कंपोजिट हो तो ये वाला रूल यूज होगा, ठीक है, लेस देन इक्वल टू k फॉर सम k। ये क्रिटिकल रीजन है ना। रिजेक्शन रीजन ये है आपके पास, लगाओ इसमें। तो पहले इसका लाइक्लीहुड फंक्शन निकालना पड़ेगा, निकाले हो लाइक्लीहुड फंक्शन, कितना आएगा, e की पावर समेसन xi इंटू ई की पावर माइनस थीटा n या n थीटा, तो e की पावर माइनस n थीटा। और ईच यहाँ हमारे लाइक्लीहुड फंक्शन में थीटा इंपॉर्टेंट है, सो थीटा मोर देन ईच xi, तो यहाँ आ जाएगा थीटा मोर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ऑल, मतलब nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक, ठीक।
अब मुझे बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि लाइक्लीहुड फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है थीटा के रेस्पेक्ट में? क्यों इसकी जरूरत पड़ रही है? क्योंकि मुझे मैक्सिमाइज करना है। तो मैं इससे आइडिया अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में पता चल जाता है तो पता चल जाएगा कहाँ मैक्सिमम कहाँ मिनिमम होगा। तो पहले ये बताओ कि लाइक्लीहुड फंक्शन थीटा के रेस्पेक्ट में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है थीटा के रेस्पेक्ट में? कैसे चेक करते हैं? डेरिवेटिव करो और बताओ इंक्रीजिंग। लाइक्लीहुड फंक्शन का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो और बताओ नेगेटिव आंसर आएगा पॉजिटिव आंसर आएगा डेरिवेटिव का? डिफरेंशिएशन आता है? e की पावर माइनस एन थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रेस्पेक्ट में क्या आएगा? अरे भाई 11 12 में एडमिशन लो, डिक्रीजिंग हो जाएगा सर। ठीक है ना? तो डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा क्या तुम्हें? तो कैसे क्वेश्चन करोगे? यहीं फंस जाओगे। इसलिए कहते हैं ना बच्चे पहली क्लास से पढ़ो। इसका डिफरेंशिएशन e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x। अब इसका डेरिवेटिव अलग से करो तो माइनस एन, तो ये आ गया माइनस एन ई की पावर माइनस एन थीटा। अब ये बाहर माइनस है तो इसलिए नेगेटिव है, और डेरिवेटिव नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग फंक्शन है क्योंकि थीटा एक जगह यहाँ पे है। तो लाइक्लीहुड फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है, एल डैश थीटा नेगेटिव है। सो लाइक्लीहुड फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन। 11 12 का बुक पढ़ो भाई, ये सब नहीं आएगा तो बहुत जगह फंसोगे, ये सब चीज़ें हैं। इसलिए 11 12 में जो है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है उसको बैठ कर रिवाइज कर लो। तो यहाँ से ये पता चला लाइक्लीहुड फंक्शन डिक्रीजिंग है। क्यों डिक्रीजिंग है? अब यहाँ पे एच नॉट में थीटा की वैल्यू 0 से ज़्यादा है ना, मतलब 0 से इन्फिनिटी है एच नॉट में। तो मुझे ये जानना है कि 0 से इन्फिनिटी में थीटा की कौन सी वैल्यू है जहाँ पे लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम होगी। अब मैं इसको लिख रहा हूँ यहाँ पे। सो एच नॉट में 0 से इन्फिनिटी है, वो तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो थीटा जितना लार्जेस्ट लेंगे फंक्शन की वैल्यू उतनी कम आएगी, और थीटा की वैल्यू जितनी कम लूँगा वैल्यू उतनी ज़्यादा आएगी। क्यों? क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन का ये प्रॉपर्टी। डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? एक्स बढ़ेगी तो फंक्शन घटेगी, है ना। एंड व्हेन एक्स डिक्रीजेस फंक्शन इंक्रीजेस, व्हेन एक्स इंक्रीजेस फंक्शन डिक्रीजेस। ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग में क्या होता है? एक्स इंक्रीजेस फंक्शन इंक्रीजेस, एक्स डिक्रीजेस फंक्शन डिक्रीजेस, ये है। तो यहाँ पे मेन क्या है कि मुझे मैक्सिमाइज करना है लाइक्लीहुड फंक्शन को। सो अगर ये भी नहीं पढ़े तो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट पढ़ो, ये LRT इस थ्योरम का नाम है, लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट। तो यहाँ से क्या होगा? थीटा मोर देन इक्वल टू 0 है ना, तो थीटा की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है? 0, और फंक्शन डिक्रीजिंग है तो थीटा की स्मॉलेस्ट वैल्यू पे फंक्शन लार्जेस्ट वैल्यू देगी। तो इसका मतलब है कि ये न्यूमरेटर लाइक्लीहुड फंक्शन एट 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है पूरे पैरामीटर स्पेस पे, तो द वैल्यू ऑफ थीटा दैट मैक्सिमाइजेज द लाइक्लीहुड फंक्शन ऑन पैरामीटर स्पेस इज कॉल्ड MLE। तो डिनोमिनेटर में थीटा की जगह उसका MLE रखना है। अब इस लाइक्लीहुड फंक्शन को देख के बताओ MLE क्या होगा? तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है और ये इसका पैरामीटर स्पेस है, तो पैरामीटर स्पेस ये है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मिनिमम थीटा की मिनिमम वैल्यू xn होगी पैरामीटर स्पेस में। तो पैरामीटर स्पेस में nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक थीटा की मिनिमम वैल्यू है जो लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज करेगी क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब ये हो गया लेस देन इक्वल टू k। अब ये आपको सिंप्लीफाई करना है। इसी फंक्शन में एक बार थीटा को 0 रखो तो बनेगा e की पावर माइनस समेसन xi, और एक बार थीटा की जगह nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक रखो तो e की पावर माइनस समेसन xi e की पावर माइनस n टाइम nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक, यही है लेस देन इक्वल टू k। अब इसको करो सिंप्लीफाई, तो ये तो हो गया कैंसिल, तो सीधा सीधा मैं लिख दूंगा, तो यहाँ से आ जाएगा nth, बताओ भी रेसिप्रोकल करेंगे तो मोर देन होगा, तो लॉग लेंगे मोर देन रहेगा, माइनस उधर भेजेंगे लेस देन हो जाएगा, तो ये आ गया लेस देन इक्वल टू c। एक क्रिटिकल रीजन, तो फाइनल जो मुझे क्रिटिकल रीजन मिला है वो ये मिला है। तो रिजेक्शन रीजन जो आया है, अगर ये भी नहीं आता तो जाकर लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट पढ़ो आप। मतलब जैसे कोई PYQ कर रहे हो और आपको रियलाइज होता है कि आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो एट द सेम टाइम यू गो बैक एंड देन सी वंस, उससे 4 5 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, समझ आ गया, वापस आके कंटिन्यू करो, ये है, ये सीखते चले जाओगे ना। तो अगर आपको नहीं पता कि लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट क्या होता है
तो कोई भी बुक बोलो, प्रसन्ना साहू या रोहितगी कैसेला बर्गर या ऑनलाइन चैट जीपीटी कहीं से भी, इस पे थ्योरम पढ़ो क्या है, 10-5 क्वेश्चन बैठ के सॉल्व करो, पहले सॉल्व एग्जाम्पल करो फिर बाद में अनसॉल्व करो, तो उससे समझ आ जाएगा, फिर आप आगे बढ़ो। तो उससे क्या है कि आगे फ्यूचर में भी अगर लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट पे क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाओगे इजीली, क्योंकि आपने सीख लिया यहाँ पे ना, एक बार ही तो सीखना है, एक कॉन्सेप्ट एक बार ही सीखना है, अब कितने क्वेश्चन भी आ जाए सब हो जाएगा, ये चीज़ है। सो यहाँ से आगे हमारे पास, इसको बाकी लोग क्रॉस चेक कर लो, ठीक है ना, कैलकुलेशन को। तो सर एक थोड़ा मिस्टेक है वैसे, वो इग्नोर भी हो सकता है, बताओ। ई रेस्ट पर माइनस नहीं आएगा। अच्छा माइनस नहीं आएगा तो हाँ सर। क्यों, ये यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ब्रेक करो आप, इसको ब्रेक करोगे तो क्या होगा, लाइक्लीहुड फंक्शन में ना, जी सर। क्यों नहीं आएगा, उसको ब्रेक करो, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, हाँ सर, ई रेस्ट पर एक्स Into? मल्टीप्लाई ई रेस्ट पर माइनस थीटा, हाँ तो जब फिर, हम इसका प्रोडक्ट लेंगे तो ई रेस्ट पर समीशन एक्स ही हो जाएगा ना, हाँ तो नेगेटिव नहीं आएगा, जो आपने नीचे लिखा है ना, नीचे, जो आपने काट दिया सर, दोनों से दोनों ऊपर नीचे जो अच्छा आपने ये काट मैंने, दिया। ओके ओके, इसका कोई फर्क नहीं हाँ जी पड़ेगा, सर। अच्छा अच्छा हाँ सर, तभी बोले कि नोट भी कर सकते अच्छा हैं कोई तो। बात नहीं, हाँ यहाँ मैंने वो तो मैं लिख तो हाँ। वही रहा हूँ, ये तो बस हाँ। लिखने में गलती हुई है, ठीक है हाँ। हम्म। सो ये एक्चुअली है नहीं, वो तो प्लस था, मतलब वो वही फंक्शन मैं लिख रहा था बस, हाँ ठीक है। सो ये कैंसिल हो गया, उसकी जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। ओके है ना, तो माइनस नहीं आएगा, वो तो माइनस वहाँ नहीं है, वो सही लिखा हुआ है, यहाँ गलत हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से फाइनल ये आपका क्रिटिकल रीजन है भाई। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे अल्फा दिया है, अल्फा क्यों दिया हुआ है, ताकि आप ये सी निकाल सको। और ऐसे जैम में भरे हुए क्वेश्चन आए, हर साल एक क्वेश्चन आया जैम में, तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन और प्रैक्टिस करना हो जैम का, प्रीवियस ईयर पेपर कर लो, प्रैक्टिस सेम क्वेश्चन, ये गेट का क्वेश्चन जो है इस तरह के जैम में बहुत बड़े बड़े आए हैं, तो इसलिए जो गेट के एस्पिरेंट हो जैम के क्वेश्चन भी करो, नेट के भी करो, गेट के भी करो, ये चीज़ें। तो उससे क्या, जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतनी आपको क्लैरिटी बढ़ेगी, वो चीज़ें। तो ऐसे जैम में बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। सो यहाँ से मुझे अल्फ़ा दे रखा है 0.09, तो ये अल्फ़ा होता क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0, जो कि यहाँ पे है व्हेन H0 इज ट्रू, तो H0 में है। देखो यहाँ पे थीटा मोर देन इक्वल टू 0 है, अगर ये होता थीटा इक्वल टू 0 तब भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी मुझे मैक्सिमाइज ही करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ मुझे मैक्सिमम लिखना पड़ेगा, एक मिनट इसको मिटा देता हूँ, हाँ। सो ये हो गया आपका मैक्सिमम, थीटा बिलोंग्स टू H0, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0। अब ये निकालो, यहाँ से C आ जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि थीटा को 0 रख दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यू जस्ट पुट थीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि थीटा लेस देन इक्वल टू 0 है, और वो फंक्शन ऐसे भी लाइक्लीहुड फंक्शन या PDF डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो मैक्सिमम 0 पे ही आएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं ये कह रहा हूँ कि चूँकि मैक्सिमाइज करोगे ना, सो ये प्रोबेबिलिटी जो PDF है वो भी डिक्रीजिंग फंक्शन है थीटा के रिस्पेक्ट में, तो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक जो आपका होगा लेस देन इक्वल टू C व्हेन थीटा इज 0, थीटा को 0 रख दो। अब आप जब यहाँ थीटा को 0 रखोगे तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या बन जाएगा, मतलब मैं बात कर रहा हूँ अंडर H0, थीटा को 0 रखने पे xi का डिस्ट्रीब्यूशन क्या बनेगा जी, एक्सपोनेंशियल 1, है ना, ओके है। तो मतलब x का डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा एक्सपोनेंशियल 1 ही बनेगा ना जब भाई, नहीं एक्सपोनेंशियल 1 कैसे बनेगा? माइनस एक्स एक्सपोनेंशियल 1 बनेगा, राइट, माइनस एक्स जो है वो एक्सपोनेंशियल 1 बनेगा। अब चेक करो, अब सही है, क्योंकि x तो थीटा को 0 रखना है ना हम लोग, तो x माइनस इन्फिनिटी से 0 है, माइनस एक्स हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी, यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस एक्स एक्सपोनेंशियल 1 हो जाएगा, थीटा को 0 रखने पे माइनस एक्स एक्सपोनेंशियल 1 होगा, मतलब माइनस एक्स आई ले लो, तो माइनस ऑफ जो एक्स आई है उसका अगर मैं लेता हूँ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक, तो ये कितना बनेगा भाई, nth ऑर्डर स्टेट लेके चल रहे हैं। नहीं अभी माइनस एक्स का फर्स्ट लिया मैंने, मतलब माइनस एक्स का फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लिया है, ठीक है। और माइनस एक्स का फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक माइनस बाहर आ जाएगा nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक होगा। मैं ये कह रहा हूँ ये जो क्वांटिटी है ना, माइनस बाहर है x ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक। एक्चुअली ये रूल होता है कि मैक्सिमम ऑफ x1 x2 xn, इसका जो नेगेटिव है ना ये एक्चुअली इक्वल है
मिनिमम ऑफ -x1 -x2 -x, पहले मैंने ये निकाला है, फिर मैं ये कह रहा हूँ, तो आपको ये चाहिए ना, तो ये मैंने कहा है कि -x का फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक है, ठीक है। तो -x का जो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है वो माइनस बाहर आएगा तो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक बन जाएगा। ये नहीं यूज़ करोगे तब भी हो जाएगा, आप CDF निकाल लो, काम कर, वैसे मत करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप एनीवे ये प्रोबेबिलिटी निकालने हैं यहाँ से। बताओ भाई डाउट वाले लोग, इसके आगे कहाँ दिक्कत है? यहाँ तक कर पाओगे आगे? जरूरी नहीं जो मैं कर रहा हूँ वही करो, आपको मैंने क्रिटिकल रीजन निकाल के दे दिया, अब आपका काम ये है कि ये यूज़ करके यहाँ से C निकालना, वो तो मैं कर रहा था, वैसे कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल n माइनस ऑफ दिस, यहाँ दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई करूँगा क्या होगा। तो कहने का मतलब ये यूज़ करो या ना करो, इस कंडीशन से आप निकालो C की वैल्यू, और C अगर आ गया तो अब आपको निकालना है पावर, बीटा थीटा डिनोट द पावर ऑफ द यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट। तो अब आप पावर जब निकालोगे, C निकाल के बताओ कोई, तो पावर का फॉर्मूला तो पता ही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0 व्हेन H1 इज ट्रू। लेकिन देखो H1 में तो था थीटा लेस देन 0, तो लेकिन इसने दिया है कि क्या रखना है आपको, तो आपको रखना है लॉग, यहाँ रखना है थीटा को लॉग 0.36, ये रखना है आपको। तो ये है पावर आपका, जो पूछा गया है क्वेश्चन में वो ये है ना। इनडायरेक्टली मैं आपको बोलूँ कि जो पूछा गया है ना, आपको जो पूछा गया है बीटा लॉग बेस E 0.36, एक्चुअली वो ये है। तो पहले C निकलेगा फिर ये आंसर निकल जाएगा, क्या ये बस कैलकुलेशन है। बताओ भाई कंटिन्यू करूं या कर पाओगे? हाँ जी आकाश बताइए क्या करना है? कर लेंगे सर। हैं सॉल्व कर दें? ये कर लोगे? समझ नहीं आया मुझे। सर कर लेंगे बोल रहे हैं। ठीक है ओके, ट्राई कीजिए, नहीं तो फिर कल पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप खुद से ट्राई करो, यहाँ से C निकलेगा, उस C को यहाँ रखो, फिर ये प्रोबेबिलिटी निकालो, ये आपका आंसर आएगा। तो ये जो आएगा ये एक्चुअल आंसर आएगा। अब कोई और भी अप्रोच यूज़ कर सकते हो, आपको यहाँ तक पता है nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक का PDF लिखो, CDF लिखो या PDF लिखो, nth सर C का ऑर्डर वैल्यू, हो जाएगा ना। सर C का वैल्यू 1/2 log E 0.09 है सर। क्या बात है, निकाल ली, बढ़िया। तो ठीक है, जो भी है उससे आंसर निकाल कर देखिए, बढ़िया, फिर तो कर लिया आपने तो अच्छा है। गुड, ठीक है ना, मतलब कर लो, आंसर आना चाहिए बस ये है, और नहीं तो फिर पूछो। नेक्स्ट आपका इसमें एक और डाउट था है ना, क्या है सर जी? सर जैम में इस तरह के क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ नॉर्मल को छोड़ के, जिसमें एक दो क्वेश्चन है, हाइपोथेसिस, हाँ हाँ सर मतलब हाइपोथेसिस जिसमें कंपोजिट वर्सेस कंपोजिट हो, तो उसमें जैम के सिलेबस में तो नहीं आएगा ना ऐसा ज्यादा क्वेश्चन, हाँ एग्जाम एक में। दो इक्का दुक्का है, लेकिन उतना प्रैक्टिस का नहीं है। मैं ये बस ये बोल जी रहा हूँ कि सर। लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट पे क्वेश्चन है वहाँ पे, है ना, सर वो, ज्यादातर सिंपल वर्सेस सिंपल वाले हैं ना। जी सर। सर अगर है वो सिर्फ नॉर्मल वाला है तो मैंने सिलेबस भी देखा, अभी भी देखा वाले में है। नॉर्मल का सीधा सीधा आ जाता है वो, लाइक्लीहुड मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी या एक्सपोनेंशियल फैमिली वाले तरीके से, है ना। जी सर। एनीवे सर ठीक एक तो है। इसमें, सर अगर एक तो इसमें टाइम जाता है कि इसमें दिमाग बहुत खर्च होता है, तो वो थोड़ा हो जाता है। तो वो है, इस तरह के क्वेश्चन जैम में तो नहीं आएंगे ना, नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत उसमें मुश्किल सिलेबस पेपर में। आएगा तो आ भी सकता है, वैसे इजी लेवल एवरेज लेवल पर नहीं आएगा, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है एक्चुअली, है ना, थोड़ा टाइम टेकिंग भी है इस तरह से। तो एग्जाम जी में क्या, सर। पहले वो क्वेश्चन करो जो आसान हो, मुश्किल वाले बाद में करना, टाइम बचे करना, नहीं तो छोड़ देना, उसमें क्या है। लेकिन आसान क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए, मान लो तुम आसान क्वेश्चन छोड़ के आओगे तो वहाँ दिक्कत है। मुश्किल तो सबसे ज़्यादातर बच्चों से दिक्कत रहेगा, डिफिकल्ट वाले में, लेंदी वाले में, लेकिन जो ईजी क्वेश्चन है ना, कम टाइम में हो जाएगा, वो करके आओ पहले। तो पूरा पेपर अटेम्प्ट करो, मुश्किल वाले बाद में करो, पहले आसान वाले सारा कर लो, फिर मुश्किल वाले करो, ऐसा है। ये जो छूटे हुए हैं बाद में करो। एनीवे तो ये भी कर सकते हो, नहीं तो और भी तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है जी, बताइए तो आपका जो नेक्स्ट था 49 ना, तो 49 देखिए। ये रहा 49, इसमें तो कुछ खास तो नहीं है। क्या डाउट है, सॉल्व किए हो या कुछ स्पेशली डाउट है, पूरा सॉल्व करना है बताओ। तो मुश्किल तो नहीं लग रहा क्वेश्चन ये? सर एक बार हिंट दे दीजिए सर। अच्छा
देखिए तो यहाँ से आपको बता रखा है इन्होंने कि x1 x2 x3 जो है वो IID नॉर्मल 0 1 है, ठीक। तो क्या हम यहाँ से y1 का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं जो कि x1 माइनस x2 है। तो जब आप ये निकालेंगे तो मीन तो 0 रहेगा, वेरिएंस 2 हो जाएगा, राइट। y2 जो है x1 प्लस x2 माइनस 2x3 है, तो इसमें मीन तो इसका भी 0 रहेगा, वेरिएंस हो जाएगा 1 1 4, है ना, 6। तो ये 6 हो गया। y3 में x1 प्लस x2 प्लस x3, तो मीन तो आपका 0 है, वेरिएंस इसका 3 हो जाएगा, बाकी लोग चेक कर लेना, ठीक। तो ये हो गया। अब आगे आते हैं, तो कह रहा है y1 y2 y3 इंडिपेंडेंट है क्या। तो जो कि होता क्या है, ये एक्साइज वो है, मतलब यूनिवेरिएट नॉर्मल है, तो कोई भी पेयर लेंगे तो वो बाईवेरिएट नॉर्मल बनाएगा यहाँ पे, ठीक है, वो बाईवेरिएट नॉर्मल बनाएगा। और क्या बनाएगा, 0 0 1 1 0, क्योंकि इंडिपेंडेंट है ना। तो ये सब xi xj, i1 2 3 कुछ भी ले लो, j1 2 3 कुछ भी ले लो, तो xi xj 2 एट अ टाइम लोगे तो बाईवेरिएट नॉर्मल ही होगा। यहाँ तक ठीक है। अब तो इसी वजह से जो yi yj है वो भी बाईवेरिएट नॉर्मल होगा अपना अकॉर्डिंग, क्योंकि अब बचता है कि इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। तो बाईवेरिएट नॉर्मल में इफ एंड ओनली प्रॉपर्टी वर्क करती है, मतलब इंडिपेंडेंट है तो कोवेरिएंस 0 है, कोवेरिएंस 0 है तो इंडिपेंडेंट है, ये सिर्फ बाईवेरिएट नॉर्मल में वर्क करती है, इफ एंड ओनली इफ। तो वो लगा देते हैं। तो अब आपको करना क्या है, पहले ऑप्शन के लिए कोवेरिएंस निकालना होगा। तो मैं हिंट देता हूँ बस कि आपको पहले ऑप्शन के लिए, जस्ट ए ऑप्शन के लिए आपको कोवेरिएंस निकालना होगा। तो देखो जो ए ऑप्शन है उसको चेक करने के लिए आप निकालो कोवेरिएंस y1 y2, अगर 0 आ गया तो इंडिपेंडेंट है, 0 नहीं आया तो इंडिपेंडेंट नहीं है। फिर निकालो कोवेरिएंस y2 y3, अब ये निकालना आना चाहिए आपको, y1 y2 y2 y3 y1 y3, ये निकालो आप, ठीक। सो ये आपको निकालने हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा y1 y2 y2 y3 y1 y3 एंड ओके है पहले ऑप्शन के लिए। अब बचा y1 y2 y3 का स्क्वायर 3 होगा, ये तो नहीं होगा क्योंकि ये नॉर्मल 0 1 होता तो हो भी सकता था, है ना, नॉर्मल 0 1 का स्क्वायर 1 तो का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, लेकिन ये तो नहीं होगा, पक्का है। अच्छा अगर मैं कोवेरिएंस निकालता तो उस तरह से, अब ये क्या है, इसको भी का स्क्वायर में टी, अच्छा इसमें क्या है, ईज आर करेक्ट है ना, MSQ है, तो बी वाला तो फॉल्स है, ठीक है। तो ये पक्का फॉल्स है, ये आपको चेक करने के बाद पता चलेगा। तीनों अगर 0 आ गया तो पहला सही है, पहला स्टेटमेंट ट्रू है। अब ये है, इसको ब्रेक करो थोड़ा सा, तो ब्रेक करेंगे तो इसको कैसे ले जाना, T2 में ले जाना है। तो T कैसे बनता है, नॉर्मल 0 1 अपॉन का स्क्वायर 2 अपॉन 2 आएगा क्या। अब ये चेक कर लो कि क्या ये ऐसा बनेगा, तो न्यूमरेटर को देखो, क्या ये 2 से हटा देंगे, 2 से डिवाइड कर देते हैं उसको, ठीक है। फिर चेक करेंगे ये का स्क्वायर 2 अपॉन 2 बनेगा क्या, तो आपको ये देखना है कि का स्क्वायर 2 बनेगा क्या ये। तो यहाँ से कुछ चांस लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना y1 का डिस्ट्रीब्यूशन था नॉर्मल 0 2, y1 स्क्वायर बाई 2 कर दूंगा, फिर y2 स्क्वायर बाई ये कर y2 स्क्वायर बाई 6 कर देंगे, फिर एलसीएम लेंगे। हाँ वैसे कुछ करके तो वो सिंप्लीफाई करना है। तो आपको ऐसा बनाना है, नॉर्मल 0 1 का स्क्वायर 2/2 समहाउ। तो ये सी ऑप्शन के लिए हिंट है। तो ये आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, तो इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। तो ये हिंट है आपका सी ऑप्शन के लिए, ठीक है। ये ऐसा बनाने की कोशिश करना है सी ऑप्शन में, ठीक है। और बचा आपका डी ऑप्शन। तो ए के लिए, बी तो ऐसे ही आउट हो गया, सी के लिए डी में आओ। डी में भी ऐसे ही है, कैसे बनता है, का स्क्वायर m बाई m का स्क्वायर n बाई n, तो ये बन जाता है ना, जैसे मैंने कहा था, ये हो जाएगा T2 और ये हो जाएगा FMN। तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि y1 स्क्वायर और y2 स्क्वायर मान लीजिए बनता भी है तो का स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो वो का स्क्वायर 2 न्यूमरेटर में अगर बनता भी है तो 2 चला जाएगा, ये 1 चला जाएगा, तो ये तो पक्का गलत दिख रहा है। सही सही कह रहे हैं आप, है ना, क्योंकि ये बनेगा भी तो का स्क्वायर 2 में ही जाएगा, 2 का सम है, तो का स्क्वायर 2 में, तो यहाँ F2 होता तो चांस भी था सही होने का, लेकिन वो तो चांस ऐसे भी नहीं है क्योंकि यहाँ FMN है, तो ये तो आउट हो गया। अब बचा इसका, तो ये का स्क्वायर 2 हो सकता है, तो ये हो सकता है सही है, ठीक। तो अब आपके कैलकुलेशन पे है, बनाइए। तो बाकी जैसे मैं और अगर बता देता यहाँ पे
कि जैसे y1 अपॉन, आप आगे अगर यूज़ करना चाहोगे तो y1 अपॉन में √2, ये नॉर्मल 0 1 है, ठीक है। ये मेनली बता रहा हूँ सी ऑप्शन के लिए ही। तो स्क्वायर कर दोगे तो y1 स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है। एंड ऐसे ही y2 जो है y2 अपॉन √6 आप जानते होंगे, वैसे करके चेक कीजिए ट्राई करके, सर हो जाएगा, वो 2 ऊपर चला जाएगा, है ना। 6 से डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा 6 से जी। डिवाइड, √6 से समझो डिवाइड कर दिया दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो उसके अकॉर्डिंग शायद ये ट्रू आ जाएगा, है ना। एक बार सर हो चेक, जाएगा ये हो जाएगा और ये देखना जी पड़ेगा सर। फिर, सर अब ये तो इंडिपेंडेंट होगा होगा कोवेरियंस 0 आ जाएगा जी कि नहीं। सर। तो ये आप चेक कर लेना, बाकी जिनका आकाश आप, ठीक है। देखो खुद से करके देख लो, जो क्वेश्चन मुश्किल लगे उसको 2 4 5 बार सॉल्व करो एक कुछ टाइम बाद, सो दैट आपको लगे कि हाँ आपको समझ आ चुका है ऐसा। सर ए इस तरह के ऑप्शन कैसे क्वेश्चन होगा सर? ये 1 बाई ए 1 ऑप्शन कैसे होगा? वो तो देखना पड़ेगा ना, 0 आएगा कि नहीं, वो तो बता रहे शायद 0 आता है इसलिए कह रहे होंगे, ये 0 निकलने के बाद पता चलेगा ना 0 आएगा कि नहीं आएगा। अगर ये तीनों 0 आ जाएगा तो ए सही होगा, वो तो उन्होंने बताया शायद चेक किया होगा, ये चेक करो भाई। अगर ये 0 आ गया तीनों, तब जाके इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ये है। भाई अच्छा आपका था, हाँ बताओ भाई सौरभ क्या पूछना है आपको। सर जो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें सर मुझे जो वो बोल रहा है ना पी पॉइंट निकालना है, वो पी पॉइंट नहीं निकल रहा, वो कैसे dy/dx तो निकाल दिया, निकाले वो tan t आ गया। लेंथ ऑफ आर्क ऑफ दिस कर्व फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट पी एट द कर्व एट विच टेंजेंट परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। तो जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल है ना। कोई लाइन जी जो सर। एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल है, व्हाट इज स्लोप ऑफ वाई एक्सिस, ये पढ़े वो कंसेप्ट तो सर इसमें tan t मतलब t, हाँ सर t 0 आ जाएगा, है ना। नहीं π/2 आएगा, सॉरी π/2 आएगा स्लोप ऑफ एक्स क्योंकि एक्सिस पाई बाय, tan थीटा होता हाँ है, सर तो y जी का सर। x के रेस्पेक्ट में 90 डिग्री, x का x के रेस्पेक्ट में 0, ये इन्फिनिटी। अब आपका जी सर। टेंजेंट क्या है, किसके पैरेलल है, x के या y के। सर y के, तो तो y के इन्फिनिटी अगर वाला पैरेलल होगा। है तो आपको पता है ना, दो लाइन पैरेलल है तो स्लोप क्या होता है। अगर 2 लाइंस दो पैरेलल हैं, दोनों का स्लोप के बीच क्या रिलेशन है, स्लोप इक्वल 0 होते हो हैं। जाएगा स्लोप तो। अरे भाई इक्वल होते हैं। लाइन L1 पैरेलल है L2 के, तो स्लोप L1 का इक्वल होगा L2 के, ये नहीं पढ़े हो कभी ये सब। हाँ सर वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हाँ इतना याद नहीं है तो स्ट्रेट लाइन एक चैप्टर था क्लास 11 12 में। दो हाँ लाइन अगर सर, पैरेलल है दोनों का स्लोप इक्वल होगा, और दो लाइन अगर ये ऐसे होगा तो परपेंडिकुलर है प्रोडक्ट हो जाएगा, तो प्रोडक्ट हो m1 जाएगा इंटू 1। m2 माइनस 1 होगा। मान लो इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो m1 बराबर m2 होता है। ये इसका स्लोप m1 है, मान लो इसका स्लोप m2 है, तो m1 इंटू m2 माइनस 1 होता है परपेंडिकुलर होने पे। तो अभी आप क्वेश्चन पे आओ अपने, आपके क्वेश्चन में बोला है कि टेंजेंट क्या है, x के परपेंडिकुलर मतलब y के पैरेलल है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपके क्वेश्चन में किसके इक्वल होगा, किसके पैरेलल है टेंजेंट आपका। स्लोप ऑफ वाई एक्सिस सर कितना y होता है, एक्सिस के इन्फिनिटी। और स्लोप ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, dy/dx। तो आप अपने क्वेश्चन में dy बाई डी को इन्फिनिटी रखो, तो रेसिप्रोकल कर हाँ दोगे सर। तो बेटर है dx अपॉन dy को 0 रखो। हाँ सर वो t π/2 आ जाएगा। जो भी आएगा उससे आंसर अब हाँ आ सर। जाएगा यहाँ से। तो सर इसमें जैसे ना जो हम इंटीग्रेशन करेंगे तो 0 से p करेंगे, p तो चलो हमारा π/2 आ गया, बट नीचे 0 नहीं आना चाहिए क्योंकि उससे इंटीग्रेशन नहीं होगा फिर, तो उसमें कुछ और होना चाहिए कहाँ कुछ क्योंकि और होना उन चाहिए, क्या है लेंथ ऑफ आर का फॉर्मूला क्या होता है, फिर इंटीग्रेशन। ये करो जी ना, सर। 1 अपॉन dy बाई डी का होल स्क्वायर dx। हाँ सर इसमें हम इंटीग्रेशन भी लेंगे ना, तो लोअर वाला इंटीग्रेशन क्या आएगा, x की वैल्यू कहाँ वो से कहाँ तक है, फिर इन्होंने ओरिजिन बोला है नहीं नहीं वो तो लेंथ। लेंथ ऑफ आर्क ऑफ दिस कर्व फ्रॉम हाँ ओरिजिन टू पॉइंट P। फिर वो ही नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं वो। तो x की वैल्यू 0 कब होगी, t की वैल्यू क्या होगी, अरे भाई देखो मैं पूरा क्वेश्चन कर देता हूँ।
इसने कहा है कि एक्स टी वाई टी दे रखा है मुझे, हमें टी शुरू में दे रखा है 1 से पाई तक है, एक्स टी है 1 से टी cos z अपॉन टी डी टी, नहीं साइन जेड अपॉन यहाँ जेड है ना, ये जेड है और जेड स्क्वायर है, साइन जेड अपॉन जेड स्क्वायर डी जेड। तो यहाँ से मैं डी एक्स अपॉन डी टी निकाल सकता हूँ। तो ये आ सर मुझे जाएगा, बस लोअर लिमिट पता चल जाए वो हो जाएगा। हाँ देखते हैं, रुको, डी वाई अपॉन डी टी निकालते हैं तो साइन टी बाई टी स्क्वायर, सो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो इसको डिवाइड करना उससे, तो ये तो आ गया 10 t आ जाएगा। 10t आ गया, यहाँ तक ओके है। अब मुझे जी सर। जो लेंथ ऑफ आर्क लेना है, तो एक काम करो, या तो इससे कर लो डी एक्स बाई डी टी होल स्क्वायर डी वाई बाई डी टी होल स्क्वायर, ये होता है ना, ये फॉर्मूला है एक, जी सर। ठीक है। तो अब क्या करना है मुझे कि सर लोअर लिमिट। हाँ अब रुको देखते हैं। सो इसने कहा है टी में लोअर लिमिट 1 है ना, अब ये पॉइंट कहाँ है, ओरिजिन से पी तक, पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो यहाँ से अभी सॉल्व कर रहे थे हम, तो हमने कहा डी एक्स अपॉन डी वाई निकालेंगे, सो 1 अपॉन tan टी, और इसको रखना cot है t हो 0, जाएगा। तो cot टी को 0, तो टी कितना आ जाएगा, पाई बाई 2। पाई बाई 2। अब x 0 है यहाँ पे, तो x 0 और y 0 कब होगा, सोच के बताओ, x तो y जब दोनों t 0 तब होगा t जब 1 t होगा, 0 हो जाए, t 1 हो जाएगा, हाँ। t 1 हो जाएगा। और ये था, यहाँ से आया cot t बराबर 0 है ना, cot t बराबर 0, हाँ cot t बराबर 0, तो t कितना आ गया, पाई बाई 2, तो पाई क्या आ बाई गया 2। लिमिट, 1 से पाई बाई 2। हाँ ये इंटीग्रेट करो इसको अब, हो जाएगा, ठीक है सर। तो इससे ही कर लो, x से करते तो भी हो जाता, x से करते तो क्या होता, जब मैं दूसरा फॉर्मूला जो कर रहा था, अगर मैं ये लगाता 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, अगर ये लगाता तब भी हो जाता, तो यहाँ x 0 है तो x 0 से स्टार्ट होता। अब यहाँ t पाई बाई 2 है, t जब पाई बाई 2 है तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 0 से पाई बाई 2 में इंटीग्रेट करो, जो कि शायद लेंदी होगा, इतना आसान नहीं होगा ना। जी सर, वो हाँ इंटीग्रेशन तो करना ये थोड़ा आसान नहीं लेंदी रहेगा। होगा, तो इसको छोड़ दो, यही जी सही है, सर। यही लगा लो, जी सर। तो बस इसी से कर लो, बेटर है। तो t हो गया 0 से पाई, 1 से पाई बाई 2 हो गया, जी सर। ठीक है, थैंक यू। सर एक हम्म, सर ये बस एक क्वेश्चन थोड़ा सा रह गया उसमें। सर जो 33 क्वेश्चन है उसमें मैंने उसका वो निकाला, डेरिवेटिव निकाला उसका, जो ट्रिपल एफ एक्स है, तो उसमें ई रेस टू पावर एक्स ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 आया, तो सर उसमें मैंने रूट्स भी निकाल लिया, ठीक है। तो उसमें एक रूट तो आया, डेरिवेटिव का रूट बोल रहा हूँ, -1.19, एंड एक आया 4.49 समथिंग कुछ ऐसा आया, तो वो जीरो के दोनों, तो हमें 0 एंड 4 के बीच में देखना है, तो उसमें फंक्शन डिक्रीजिंग हो रहा है, डेरिवेटिव जो डिक्रीजिंग हो रहा है, तो उसमें जब कोई भी फंक्शन डिक्रीजिंग होता है तो उसमें एक तो रूट आता है ना। नहीं डिपेंड करता है कहाँ से डिक्रीजिंग है, ऐसे कि एक रूट ऐसे आएगा, जरूरी एक रूट आएगा ही, अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है, मान लो यहाँ पर डिक्रीजिंग है, लेट से हाँ सर, वो जो थोड़ा स्पेस पीछे आगे रह रहा है उसमें भी रूट हो सकता है। ये है, तो देखना पड़ेगा ना 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 4 पे क्या है, उसके हिसाब से पता चलेगा ना। तो इसका वैल्यू एफ एक्स में पुट करके देखूँ 0 एंड 4। हाँ तो उसे पता चलेगा कहाँ से कहाँ फंक्शन आ रही हो, तो भाई अच्छे ग्राफ बनाने की कोशिश करो ना एफ की, तुमने एफ डैश एक्स निकाला, 0 पुट किया, क्रिटिकल पॉइंट्स आ गया, अब जी क्रिटिकल सर। पॉइंट तो देखो, अब फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव लगाए, कहाँ इंक्रीजिंग कहाँ डिक्रीजिंग, कहाँ मैक्सिमा कहाँ मिनिमा, किस पॉइंट पे क्या फंक्शन की वैल्यू है, ग्राफ स्केच करो फंक्शन का। जी सर। सर एक बार बात और पूछना है, जैसे हम डेरिवेटिव करके क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, जो उसका पॉइंट निकलता है एंड वो हम फंक्शन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, वो ओरिजिनल एफ एक्स का फंक्शन का नेचर होता है ना, डेरिवेटिव करके क्रिटिकल पॉइंट निकलता है तो हम उसे फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखते हैं, तो एक्चुअल फंक्शन का है ना वो होता है ना। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता है कि फंक्शन कहाँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, साइंस की में एफ डैश एक्स के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन इंक्रीजिंग फंक्शन का है, हाँ। जी सर, ठीक है सर, उससे देख लूंगा मैं, ठीक है। सब कैलकुलस थोड़ा 11 12 वाला सॉल्व कर लो, नहीं हो रहा तो। हाँ जी सर, ठीक, थैंक यू। ठीक है जी, थैंक यू, हाँ।